और ये स्टेटिस्टिक भी बड़ा फेमस है कि सम 10% पीपल मेक मनी, 90% लूज। कभी वो 98 और 2 हो जाता है, कभी वो 89 और 11 का आजकल फिगर मार्केट में फ्लोट कर रहा है। आई थिंक इट्स 89 and 11। पर विवेक बता रहे थे मुझे कि ओरिजिनली अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखो तो 298 ही है। ओनली 2% पीपल आर मेकिंग मनी, 98% आर लूजिंग। तो मुझे लगा यार हाउ डू बी इन द 2%, राइट? वेलकम बैक दोस्तों, फेस टू फेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने जाना मनु के बारे में, थर्सडे को हमने इनके बारे में जाना, बड़ा मजा आया आपके बारे में जाना। थैंक यू। और खासकर वो हेल्थ वाला जाना। यहाँ बहुत लोग हैं जिनको इसका सजेशन चाहिए। अच्छा, तो आपसे और ही डिटेल लेंगे उनका, बिकॉज ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग कल अवेलेबल नहीं थे ना। ऑसम, ठीक है। और आज चलते हैं, डीप डाइव करते हैं इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दोनों करेंगे डिस्कशन। जी। चालू आपने इन्वेस्टिंग से किया था तो वहीं से चालू करेंगे हम। बिल्कुल वहीं से करेंगे। बट आप ट्रेड भी कर रहे हैं, अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर रहे हैं, तो आज ज़बरदस्त नॉलेज होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक रुकना है और देखिए लंबा चलेगा, बिकॉज इनको भी बोलने का शौक है और हमको भी बुलवाने का शौक है। सो स्टे विथ अस टिल द एंड, बिकॉज टुडे इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ लर्निंग। ओके, चलिए मनु जी चालू करते हैं चर्चा। पीपीटी आपकी रेडी, हम रेडी और यहाँ ऑडियंस रेडी। थैंक यू, वेरी नाइस टू मीट यू। सो अगर आपको डिस्क्लेमर देना है तो आप डिस्क्लेमर से भी चालू कर सकते हैं। कोई डिस्क्लेमर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक। क्योंकि डिस्क्लेमर वो देते हैं जिनको किसी चीज़ से भय हो, या जो झूठ बोल रहे हो। हमको डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं है। सही है। मेरा बड़ा एक छोटी सी बुटीक फर्म है, MRG कैपिटल, जो मैंने अभी 3-4 साल पहले मुझे लाइसेंस मिला। मैं पिछले 20-25 साल से फ्रेंड्स फैमिली का पैसा संभालता जा रहा हूँ। फिर मैंने उसको फॉर्मलाइज किया एंड 2008 से मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, बट आई गॉट द लाइसेंस ओनली इन 2000, आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर कोविड स्ट्रक। अच्छा, P4, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर कोविड स्ट्रक एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ स्मॉल AUM। और जो लोग पुराने इनफॉर्मली हम जिनको एडवाइस करते थे वो सब हमारे साथ जुड़ गए और अब मैं उनका पैसा मैनेज करता हूँ। वी डोंट हैव एनी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल येट, बिकॉज मुझे लगता है कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फीस। यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू योर क्लाइंट। वी चार्ज वेरी नेग्लिजिबल फीस। सो मैं बेसिकली I would like to tell you कि how I invest, how I think, and what my philosophy is about investing. So 20-25 साल से कर रहा हूँ। I've done my MBA from Warwick Business School. वो मैंने अपने मिड करियर में सबैटिकल लेके की। मैं 33-34 साल का था जब when I left everything that I was doing, appeared for an exam and did my MBA, and then I came back and started doing. So कुछ समय एक मैं प्राइवेट इक्विटी फंड में भी था। So I managed their portfolio of real estate and hospitality, क्योंकि वो मेरा बेसिक एजुकेशन हॉस्पिटैलिटी है। सो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बहुत हमने हाइपर सिंप्लीफाई कर दी, क्योंकि मैंने करीब 400 प्रेजेंटेशंस देखी, सारे अपने कंपटीशन और पीयर ग्रुप, कंपटीशन तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, पीयर ग्रुप की मैंने देखी, और सबका वही नियरली कॉन्ग्रुएंस जो है 80-90-95% सेम है। तो मुझे लगा कि हाउ टू बी स्लाइटली डिफरेंट। तो एक तो आई डोंट लाइक टू ओवर प्रॉमिस। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्लाइंट्स की फिलॉसफी समझें और वो हमारी फिलॉसफी हमसे ज़्यादा समझें कि whom are they dealing with, क्योंकि you know your financial manager is also like your doctor or a lawyer, right? You don't like to change those people, so the journey has to be lifelong. कुछ लोग अक्सर बैंक में बोलते हैं यार आपने ये म्यूचुअल फंड लिया, अब आप ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, अब आप इसको चर्न कर दीजिए। इसका मतलब दैट मीन्स कन्विक्शन वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। सिमिलरली जो हम स्टॉक्स लेते हैं, हम वी आर नेवर इन अ रश, वी डोंट गेट फोमोड। अगर अच्छी कंपनी है आप उसमें कभी भी ट्रेन में चढ़ जाए, वो अपनी गति बढ़ती रहेगी, अपनी निरंतर अबाध गति से चलती ही रहेगी। तो कुछ लोग होते हैं कि यार ये मौका ना निकल जाए। तो जब फोमो हो रहा हो तब अपने आप को शीशे के आगे जाके गिव योरसेल्फ अ स्मॉल स्लैप एंड से यू विल ऑलवेज गेट द सेम स्टॉक एट 20% लोअर सम टाइम इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, ऐसा ये आप करके देखिए, आप हमेशा आपको अपना पसंदीदा स्टॉक, अब किसी को रॉकेट ही लग जाए तो अलग बात है, तो इसका मतलब दैट्स ऑल्सो ओके। बिकॉज अगर 400 साल से दुनिया सिर्फ 3.5-4% पे ग्रो की है, हमारी कंट्री
6.5-7% पे ग्रो कर रही है, तो अगर आपको 14% वाली कंपनी मिल जाए तो यू शुड बी हैप्पी। और अगर कोई 30 या 35% ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो स्पीड ब्रेकर आएगा, और उसकी जो स्पीड जब हिट होगी तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो यू शुड नेवर बी फोमो। आई थिंक फोमो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव। तो अगर मुझे कभी किसी कंपनी मेरे रडार में आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ उसका हल्का सा पोजीशन बना लूँ, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आ रहा है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से कंपनीज का अपना चरित्र होता है, उसकी मैनेजमेंट का चरित्र होता है, और वो अगर आप वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और जल्दी में ना रहें तो यू विल ऑलवेज गेट अ गुड प्राइस। देखो इस पे और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आप कह रहे हैं कि जो प्राइस में आज अवेलेबल है, अब जैसे अभी तेजी का बाजार है जी, तो सब चीज़ बहुत बढ़ गया, तो अब तेजी का बाजार आने वाला 2-3 साल तक सपोज रह गया, तो जो कंपनी आप लेना चाह रहे थे करेक्ट, वो 20% करेक्ट करेगी। आज से 2 साल पहले CNBC पे एक बड़ी पॉपुलर कंपनी है लॉरस लैब्स। हाँ, है ना। मैंने कभी नहीं उसमें इन्वेस्ट किया, Okay. पर लोगों ने पैसा बनाया या गंवाया मुझे नहीं मालूम। करेक्ट है। लेकिन उस समय मैंने लॉरस लैब्स के बारे में ऐसा भी सुना कि बस आज ले लो भाई, हाँ कल आए ना आए। हाँ। आज वो मेरे ख्याल 50% कम पे मिल रहा है। इन्फोसिस में, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से मार्केट में हूँ तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाया कि अगर 1995 में मैंने इन्फोसिस के अलावा कुछ ना लिया होता, जब से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, हाँ और जब इन्फोसिस 2% से ज़्यादा गिरा तब मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा लगा दिया होता, हाँ तो मुझे आज जिंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करो, वो करो, वो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ये एक मेरा लाइफ लेसन है। क्योंकि इन्फोसिस ही आपको अभी पिछले साल 1900 रुपये का था, आज आपको 1300 रुपये का मिल रहा है। 1900 रुपये पे सारे CNBC पे सब यही बोल रहे थे कि ये तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि 2300, 2400, 2500 का होने वाला है, तो वो भी फोमो था कि इन्फोसिस जैसी कंपनी कैसे 1300 पे आ सकती है। अब 1300 पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है मेरा लाइफ लेसन है कि और जो चीज़ नहीं मिली कोई कुछ और मिल जाएगा। कंपनियां बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। रिलायंस पावर में मेरे कज़न का मुझे फ़ोन आया किसी फॉरेन कंट्री से कि कुछ वो आ नहीं पा रहे थे, उनके नाम के डीमैट अकाउंट खुलवाना, ये करना, कि इतना बढ़िया रोड शो किया था अनिल अंबानी जी ने कि अगर रिलायंस पावर मिस हो गया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मिस होगा। रिलायंस पावर ही नहीं है। सो फोमो जो है इज जस्ट मार्केटिंग, आइदर बाय अ सिलेक्टिव और अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा लगा मेरे को ये। वैसे अगर किसी स्टॉक को लेके फोमो हो रहा है तो आईने में देखे एक तमाचा मार लो अपने आप को कि जी क्या हो गया तुमको, मिल जाएगा नीचे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही। तो बेसिकली आइडेंटिफाई योर स्टॉक लिस्ट एंड वेट, डोंट बी ना, इट वर्क्स फॉर मी। और कभी कभी गाड़ी छूट भी जाती है और गाड़ी मिलेगी। हाँ गाड़ियाँ तो बहुत है इंडिया में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छी कंपनी आती रहेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, तो जो चीज़ आपको आपके भाव में, आपकी वैल्यूएशन में आपको समझ आती है वो करना चाहिए। तो वो अच्छा का डेफिनेशन बताइए, अच्छा कैसे पकड़े, व्हाट इज अच्छा? तो उसमें ऑफ कोर्स ये तो एक मार्केटिंग स्पील है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग है, हम कैपिटल प्रिजर्वेशन, सब लोग यही बात करते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि सब लोग जो बात करते हैं उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। हर कोई पब्लिक डोमेन में बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे की बात करता है, लेकिन वो जाके खरीदते 100 PE वाला स्टॉक है, ठीक है, वो ऐसी मार्केट कैप का वो खरीदे। तो वी से एंड प्रोफेस समथिंग एल्स एंड डू इंटायरली ऑपोजिट, बिकॉज वी आर ऑल फॉरवर्ड, वी ऑल वांट टू गेट रिच ओवरनाइट, वी ऑल वांट टू ग्रो आवर मनी एट अ सुपर फास्ट रेट। मतलब मैं अभी बात कर रहा था कल विवेक जी से कि वॉरेन बफे का, आप में से किसी को मालूम है कि वॉरेन बफे का एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? हाँ, 20.5%, बिल्कुल सही। तो अगर वो 20.5% का कैगर करके कहाँ पहुंच गए, तो हम अगर 19% या 17% में भी करते रहे ना, तो हम लॉन्ग टर्म में बहुत सुखी रहेंगे। 35 करने की कोशिश करेंगे तो रिस्क लेंगे, कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर आएगा या एक्सेल टूटेगा या आप गाड़ी से बाहर गिर जाएंगे। आप कांस्टेंट स्पीड से गलतियों को अवॉइड करते करते, इसीलिए हम क्लाइंट का पैसा जब मैनेज करते हैं, हम ये नहीं पूछते कि हम ग्रो कैसे करेंगे, हम बस ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई मूर्खता ना हो जाए। अगर मूर्खता ही अवॉइड करते रहे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, सबसे बड़ी मूर्खता मैंने भी एक की हुई है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। और वो मैं मूर्खता में अपने आप को भूलने नहीं देता, ताकि मुझे याद कराती रहे
कि भाई ये दोबारा ऐसा नहीं करना, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो हम सब वॉरेन बफे की बात करते हैं और करते कुछ और है। हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि बाय एट एनी प्राइस। एक तरफ हम बात करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो फंड मैनेजर हो, वो बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और फिर बोलेंगे फॉर अ ग्रोथ स्टॉक देयर इज नेवर, यू नेवर ओवरपे, और फिर वो कुछ साल में वो 50% करेक्ट हो जाएगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर्स हैं। बट ये ठीक है, ये बात पे और चर्चा होनी चाहिए। गुड दैट आपने पॉइंट रेज किया है, होपफुली लॉट ऑफ पीपल विल देन फॉलो ऑन द डिस्कशन कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक बार मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को डिफाइन करते हैं। आज वैल्यू इन्वेस्टिंग तो तभी करूंगा ना जब मैं स्टॉक के अंदर मेरे को वैल्यू दिख रहा है जी, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल एट अ प्राइस वेयर देयर इज अ वैल्यू अवेलेबिलिटी, करेक्ट, मतलब नीचे गिरा हुआ है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग तो वैसे होती नहीं है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग तो उन्हीं में करोगे जहां पर ऑलरेडी ग्रोथ दिख रही है और फ्यूचर में वो ग्रोथ कंटिन्यू होगी। करेक्ट, जैसे कंजम्पशन जितने भी स्टोरीज है, तो आप देखोगे कंज्यूमर स्टॉक्स तो सारे एक्सपेंसिव है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक फंड मैनेजर को कंज्यूमर स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए। तो कंज्यूमर स्टॉक में आप तब डालें क्योंकि वो वहीं रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक भी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उनकी अपनी एनुअल ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटेड है। 5-6% रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 7-8% उनका एबिटा ग्रो कर रहा है। तो वो अगर कॉन्स्टेंटली, और वो उनको प्रीमियम उनकी ग्रोथ का नहीं मिल रहा, उनको प्रीमियम उनकी कंसिस्टेंसी का मिल रहा है। ओके, तो हिंदुस्तान लीवर है हाँ। या नेस्ले है, वो ग्रो करते रहेंगे अपने हिसाब से, हाँ। एक सर्टन, और उनमें भी ऐसा होगा कि कभी ना कभी वो अपने उस ग्रोथ के दायरे से बहुत बाहर निकल जाए, हाँ, फिर वो अगले 2-4 क्वार्टर में या वहां स्टैग्नेट करेंगे या शार्प सा 10-15% का फॉल आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो ओके। तो कुछ आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो आपको कभी हेडेक ना दे कि यार नेस्ले है तो बच्चे का, लोग अपने बच्चे के लिए दूध और मैगी खरीदते ही रहेंगे, हाँ, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है। आईटीसी है, कोई सिगरेट जिसने पीनी है वो पीता ही रहेगा, ठीक है। आईटीसी की अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या अलग उनका इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी कि सिगरेट पी रहे हैं लोग, सिगरेट की लत किसी से छूटती नहीं। तो आप आईटीसी को गुड कंपनी बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं। आईटीसी मेरे हिसाब से कई लिहाज से गुड है, हाँ। तभी मैं उसमें बड़ा मेजर शेयर होल्डर भी हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा। और मैं उनके कई सीनियर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पर्सनल होल्डिंग रखता हूँ, अरे, तो विच इसलिए आप बहुत टची है उसको लेके। एनीवेज, वो बाद में करेंगे और करना होगा तो करेंगे। फिर एक और मैंने प्रॉब्लम देखी है हाँ। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में, हाँ। कि सब वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लेकिन कोई अगर इन्फोसिस के 2 क्वार्टर खराब आ जाए तो पूरा का पूरा सब मिलके इन्फोसिस को धिक्कारने लगते हैं, ठीक है। और फिर वो बात करेंगे, पहले एक जमाना था पीसी ज्वेलर्स, मैंने इतनी बार सुना कि पीसी ज्वेलर्स खरीद लो, वो सारे के सारे प्रमोटर मेरे ख्याल जेल में बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओह, अच्छा, ठीक है। फिर जेपी एसोसिएट्स, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से हूं कि मेरा ना मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है कि आदमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भूलता नहीं है। एक वकरंगी हुआ करता था, ठीक है, तो वो कहां से कहां पहुंच गए। बात से वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे के एग्जांपल्स देंगे और इन्वेस्ट करेंगे यस बैंक में। आई थिंक आई कॉल्ड आउट द यस बैंक थिंग लॉन्ग टाइम अगो। जब वो 400 रुपए का था तो मुझे लगा कि इनकी बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं उनके साथ डील करता था यस बैंक के साथ, तो उनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, मैंने कहा यार ये पक्का कुछ गड़बड़ है इस बैंक में। अच्छा, तो उस समय पीपल वर इन लव विद यस बैंक, राइट। एक और बैंक प्राइवेट ऐसा है जो उस दिशा में जा रहा है, पर मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता क्योंकि आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी mass criticism, I would say. ठीक है, which people love. Which people love. But there's another bank which is getting into trouble. It will. अब वो आज हो, कल हो, परसों हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो वाली ट्रेन मुझसे छूट भी जाए, even if it is going up, मैं कोई और ट्रेन पकड़ लूंगा, पर मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं रात को अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। आर यू अ कॉन्ट्रेरियन प्लेयर देन? मतलब जहां पर सब कोई घुस जाता है आपको थोड़ा डाउट होने लग जाता है, उस पर ऐसा है? डेफिनेटली है जी। जब टीवी में भी कोई चीज प्रोफेस हो रही है, फंड मैनेजर भी प्रोफेस कर रहे हैं, तो उसको मतलब एक टेक्निकल भाषा में क्राउडेड ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बैंकिंग है, इंडियन बैंकिंग इज अ वेरी क्राउडेड ट्रेड, राइट। एवरीवन लव्स बैंकिंग, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बैंकिंग कि निफ्टी अब 44,000 पहुंच गया है तो अब 70,000 पहुंच जाएगा, एंड यू नो न्यू टारगेट स्टार्ट कमिंग इन। बट आप ये सोचिए कि बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या है। आई लव बैंक, आई मीन इंडियन बैंक्स आर डूइंग ग्रेट, दे आर गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड सम ऑफ द बैंक्स आर गुड, लेकिन पीएसयू बैंक्स
क्या उनके सारे स्टाफ जो आज से 15 साल पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी वही तो लोग काम कर रहे हैं? तो चेंज क्या हुआ है जो सडनली नैरेटिव चेंज हो गया? वो अगर कुछ क्वार्टर्स अच्छे निकल गए, कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लोगों का डिफॉल्ट करने का चरित्र भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बैंक्स का रिस्क लेना का भी वो चेंज नहीं हुआ। कल कोई ट्विटर में कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि इंडिया का क्रेडिट कार्ड स्पेंड पिछले 1.5 साल में 3 टाइम्स हो गया है। तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। मुझे लगा है भाई अप्रिशिएट करने की बात नहीं है। इंडिया जैसी कंजर्वेटिव कंट्री में अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड 3 टाइम्स हो गया 1 साल में, तो एक तो बैंक की बैलेंस शीट पे रिस्क ज्यादा हो गया, करेक्ट। और दूसरा, लोग, देयर इज सम पेन इन द इकोनॉमी which everyone is not realizing maybe. So it's not something to be happy about कि बैंक्स के स्टॉक उस वजह से बढ़े, बल्कि it's something to stop and reflect कि ये हो क्यों रहा है, what is it that we are missing rather than being stupidly bullish about banking. I have nothing against banking, but आप देखिए ना, कोई भी बैंक है वो पहले अपना लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, करेक्ट, 7-8% पे, उसमें कंपटीशन है कि हम आपको 0.5% फालतू देंगे, आप आईडीएफसी में करें तो आपको 1% फालतू मिलेगा, आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में एफडी जैसा मिलेगा। तो दैट मीन्स बैंक इज क्रिएटिंग अ ग्रेटर रिस्क बाय प्रॉमिसिंग, और जो आपकी लाइबिलिटी है वो तो आपको मीट करनी ही करनी है। फिर आपने उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखा, फिर उसको लेंड किया, 2-3% का मार्जिन रखा। वो जो लेंडिंग है उसमें अगर बाई चांस किसी बिग बॉय के पास चलेगी जो अपना पासपोर्ट चेंज करा के इंडिया से निकल गया, तो 3% का आपका मार्जिन अगर एक क्लाइंट भी चले गया तो वो 33 into 300 मोटा मोटी, आई माइट नॉट बी एग्जैक्ट नंबर्स, आई एम हाइपर सिंप्लीफाइंग इट, एक रॉन्ग क्लाइंट या एक एनपीए टेक्स अवे द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 33 क्लाइंट्स। सो इट्स सच अ रिस्की बिजनेस बैंकिंग। बट वो तो अभी लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हो गए कि नहीं निकल सकता ना कोई। इंडिया छोड़ के जा पाएगा क्या? नहीं, इंडिया छोड़ के ना जाए, पर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो अब एनसीएलटी वगैरह के थ्रू आएगा जो आना है। हाँ, पर वो मतलब वो प्रोसेस है। हाँ, वो प्रोसेस है, और मुझे नहीं लगता कि तो फिर बैंक के फिर तो एनपीएस होने ही नहीं चाहिए। एक नॉमिनल एनपीए होगा तो एनपीए तो कम हो ही रहे नहीं? मुझे लगता है कि जो बैंक के एनपीएस हैं, एंड अगेन नथिंग अगेंस्ट इंडियन बैंक, पिछले कोविड के बाद बैंक्स को बहुत अच्छा लीवे मिला, बैंक्स को बहुत अच्छा प्रोविजंस मिले कि आप एनपीएस को एवरग्रीनिंग कर लो, री फाइनेंस करने की ऑप्शंस मिली, ठीक है। उन्होंने प्रोविजंस किए भी, बैलेंस शीट्स को क्लीन भी किया, लेकिन अब जो सारी रीपेमेंट्स हैं अब शुरू हुई हैं। तो अगर आपकी मेमोरी सही है, और आप, इफ यू रिमेंबर, बैंकिंग वाज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड इन फरवरी ऑफ 2020। फरवरी 2020 में बैंक्स में बहुत स्ट्रेस था। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 3 साल में कि सारा स्ट्रेस ही खत्म हो गया? तो लार्ज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेस आई थिंक इज स्टिल देयर, which might or might not emerge, we will figure out. I can be wrong. So मुझे वो, मेरे से वो बैंकिंग वाली ट्रेन मिस हो भी जाए तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। वो मुझे नहीं समझ आता, विच इज़ फाइन। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक बहुत कहीं आगे निकल गया, एचडीएफसी निकल गया, इट्स फाइन। फिर एक रेड फ्लैग था, अब जैसे आदित्य पुरी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू हिम, द डे ही क्विट रिटायर्ड, उन्होंने अपने 700-800-900 करोड़ रुपए के शेयर ओवरनाइट बेच दिए। इट वॉज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी कि जो आदमी का बेबी था वो बैंक, why, what was the need to sell? He should have left an organization which would keep growing for the rest of the life, and he would keep extracting the dividend of his hard work. What was the need? That means he had a better, or at that point of time, with due respect, again, I have nothing against anybody, but it didn't suit well, it didn't sit well with me. Okay, if Mr. Puri can sell his entire holding in one go, I should not be buying HDFC Bank, even if it doubles from there. It's fine. तो अपना अपना टिकट, अपनी अपनी सवारी. That's how I think. So all these red flags with respect to companies which can emerge from some top-down activity कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन ले लिया, उसके कारण ये सेक्टर में रेड फ्लैग आ गया है, और इट कैन कम विद इन द कंपनी ऑल्सो, जैसे मिस्टर विद इन द कंपनी भी हो सकता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एवरी कंपनी शुड बी मंकी प्रूफ्ड। ये मेरा खुद का एक टर्मिनोलॉजी है। मंकी प्रूफ मीन्स दैट CEOs keep coming and going, companies stay. The company should be robust enough that even if a monkey was to
run that company, he would not run it to the ground. So you can have a bad quarter, you can have a bad year. A bad fish will be rooted out of the company. A bad CEO will eventually eject himself out if he's in a good company. Correct. Or a bad CEO will go down with a bad company. Correct. Right? A lot of people criticize Mr. Vishal Sikka. Right? Of course, he had a great vision. He was a bit ahead of his time, and he didn't gel very well with the promoters, the old guard, which is fine. Right? But that was a tough time for Infosys. Right? But that didn't mean that the company became bad. Company still remained good. तो मैंने अपनी लाइफ की लार्ज पार्ट ऑफ द होल्डिंग वेल्थ इन्फोसिस में तब इन्वेस्ट की जिस दिन मिस्टर सिक्का का जो नेगेटिविटी थी पीक में थी. एंड आई वाज रीजनेबली हैप्पी एवर सिंस बिकॉज एवरीथिंग in a good company settles over a period of time. The culture of Infosys is great. It's a great company. So because I live in Bangalore and I know a lot of people who work in Infosys, the way they think, the way they behave, the way they manage themselves, their conduct, their character, it speaks a lot about the culture of a company. So as I say, I love that company and it's a large part of my personal and my client wealth. Even if it has underperformed in the last 1 year, no problem. बल्कि मैं अगर कंपनी अच्छी हो तो मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि कौन सा क्वार्टर या कौन सा हाफ ईयरली रिजल्ट खराब आए. बिकॉज तभी तो आपको मौका मिलेगा जब सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो गुड कंपनी को जस्ट बिकॉज दे हैड वन बैड क्वार्टर. दैट इज अ परफेक्ट टाइम टू एंटर द कंपनी बिकॉज एवरी बैड न्यूज इज देन प्राइस्ड इन. वी वॉन्ट टू generally as a FOMO'd investor, we want to invest in company where every good news is priced in. Absolutely. When every good news is priced in, the company doesn't have the Bollinger Band capacity, जो technical term में बोलते हैं, to take any bad news at all, because then it will come crashing down. तभी आपने देखा होगा कि आजकल अब सारी कंपनियां little bit of bad news and stock 20% नीचे. But when every bad news is priced into a very good company, I think that's the time to invest. सही है. सो प्रोसेस में हाउ डू आइडेंटिफाई दिस कंपनीज? इतनी सारी कंपनीज इंडिया में 5,000 कंपनी है, तो कुछ आदमी प्रोसेस बना रखा है कि सर आपकी इतना कुछ फ्रीली अवेलेबल है इतना डेटा फ्रीली अवेलेबल है कि आई थिंक इवन द रिसर्च इज ओवररेटेड. स्क्रीनर यूज करो, स्टॉक एज यूज करो, ठीक है. आपके पास अगर लिस्ट 50 की बन जाए फिर उसको और फिल्टर करो, अपने फिल्टर को और टाइट करें, फिर उसको जब आपके पास 30 बच जाए या 20 बच जाए तो उसमें बोलो मुझे लेनी ही 2 है. नो नीड टू. हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड देखते हैं, पर दाल मखनी और पनीर बटर मसाला ऑर्डर करके नान के साथ खा लेते हैं. करेक्ट. तो सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसेस को. मुझे लगता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, बिकॉज अनलिस्टेड में तो मैं कभी इन्वेस्ट करता ही नहीं अनलिस्टेड स्पेस में, क्योंकि लिस्टेड में इतना ज़्यादा ग्रे एरिया है, तो अनलिस्टेड में जाने की जरूरत ही नहीं है. लिस्टेड एरिया इज ग्रोइंग एट, लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग एट 15, 17, 20%. लॉट ऑफ कंपनीज हैव अ EBITDA मार्जिन ऑफ 20-25%. राइट. They are market leaders or number 1 or number 2 in their business. So there is no need to really be FOMO'd about anything. There is enough there on the menu card to pick up at any point of time. बट वो अल्टरनेट एसेट का एक सबके अंदर भूत चढ़ा हुआ रहता है ना कि इक्विटी के बियॉन्ड क्या है, लिस्टेड इक्विटी को बियॉन्ड क्या है, तो अनलिस्टेड में डाल देते हैं. हाँ, तो अनलिस्टेड में तो अब लोग ऑल द मिलियनेयर्स ऑफ बायजूस एंड ऑल ऑफ दिस वो सामने आ ही रहा है. लिस्टेड में कम से कम आपको कैश दिख तो रहा है, और जो कैश नहीं है वो नहीं दिख रहा. अनलिस्टेड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा. तो आई एम ओके. और अनलिस्टेड में सब लोग बोलते हैं कि भाई आपको अगर आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो 10 आपको 5 कंपनीज भी अगर पैसा दे गई, पर मेरे में उतना करेज नहीं है कि मैं 95 का लॉस बियर कर सकूं. तो आई एम हैप्पी टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी ऑन द टेबल. आई एम हैप्पी टू लीव दैट 100x 200x ऑन द टेबल. मुझे 200x कमाना ही नहीं. मुझे टॉय ट्रेन में ही जाना है, अपनी डेस्टिनेशन डिफाइन करके, दृश्य देखते देखते, ठंडी हवा लेते लेते मुझे बुलेट ट्रेन में जाना ही नहीं. और वही अगर आप अपने लाइफ का फिलॉसफी को अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में रखेंगे तो रिस्क कम लेंगे, इंजॉय ज़्यादा करेंगे और नींद अच्छी आएगी. वेरी इंटरेस्टिंग. तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये तो हुआ कि आपने इतना साल से सीख के एक अपना प्रोसेस बना लिया, पर फिर आप लग गए ट्रेडिंग के अंदर में भी, ऑप्शंस ट्रेडिंग में. तो लेट अस कंप्लीट दैट इन्वेस्टिंग वाला आपका, बिकॉज यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग सारी बातें
बैक ऑफ द माइंड हम सबके अंदर है। करेक्ट। बट हाँ, ये ज्ञान, सबका ज्ञान सेम है। हाँ, बट जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो बायसनेस जो होते हैं मल्टीपल तरीके के वो आ ही जाते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिफाई कैसे करें कि नहीं आए वो सब, और खासकर जब हम डायरेक्ट इक्विटी खुद कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ लर्नर्स हु वांट टू डू डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है पैसा, सेटिस्फाई नहीं है ओवरऑल म्यूचुअल फंड का रिटर्न से या जो भी है कंडक्ट से। आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री विच हैज ब्रिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन आवर कंट्री। बट अब नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई मेरे को डायरेक्ट भी 15-20% का एक्सपोजर लेना है। तो वो आदमी कैसे इन्वेस्टिंग फोकस करके सिर्फ 4 स्टॉक में रिसर्च करके कैपिटल बिल्ड करे, कैपिटल एलोकेशन और बढ़ाए? मुझे लगता है पढ़ें, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। एनुअल रिपोर्ट में बहुत कंपनी के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ठीक है, वो अननोइंगली कई बार ऐसी चीज़ें डाल देते हैं इन टू एडवर्टाइज के विच आर रेड फ्लैग्स। सही बात है। ठीक है, वो बोस्ट करते हैं, समथिंग विच दे आर बोस्टिंग अबाउट कैन बी अ रेड फ्लैग। देर आर सो मेनी स्क्रीनर्स फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कीजिए। और पूरी इंडस्ट्री को बहुत हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, राइट, बाय यूजिंग पैरामीटर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। 8-10 पैरामीटर्स हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतिहास देखिए यार, अगर आपका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट कितना है। अगर किसी कंपनी के पास डेट है तो वो प्रॉब्लम में आएगी ही आएगी, अनलेस डेट मैनेजमेंट या क्वांटम ऑफ डेट बहुत ही लिमिटेड हो। अगर कोई कंपनी पिछले 20 साल से 25 पैसे भी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड इज अ एविडेंस कि कुछ तो फ्री कैश है। शेयर होल्डर को तभी पैसा जा रहा है अगर कहीं लास्ट में सब कुछ लाइन कट 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 होने के बाद कुछ बच जाता है, तो कुछ तो डिविडेंड दे। उससे एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि देयर इज सम फ्री कैश एंड देयर इज नो फाइनेंशियल जगलरी, राइट। तो अपने ही एज इट इज सेट के समबडी वांट्स टू बाय जोमैटो। अब जैसे नायका का आईपीओ आया था, तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट नायका ऑल्सो, बट इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल विच आई कीप थिंकिंग एंड शेयरिंग विद पीपल। उस समय जोमैटो 3-4 आईपीओ इकट्ठे आए थे, एवरीवन वाज अ लॉस मेकिंग। तो सीएनबीसी मैंने सुना कि नो इट इज द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी। फिर मैंने देखा यार ओनली प्रॉफिटेबल, कितना प्रॉफिट आया था लास्ट क्वार्टर? 5 करोड़। मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ पे लिस्टिंग हुई थी शायद। तो लोग इतना एक्साइट हो गए उस 5 करोड़ के प्रॉफिट से। मतलब अगर एक एक्स्ट्रा उनकी जो प्रमोटर है एक प्राइवेट चार्टर की फ्लाइट टिकट भी ले ले और कंपनी को डेबिट कर दे तो 5 करोड़ निकल जाएंगे, करेक्ट। तो लोग इतना एक्साइट हो गए और फिर हमारे चैनल्स ने उसको इतना एडवर्टाइज और पुश किया कि सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर, तो उसको कहते हैं ना, तो प्रोमोटर्स ने प्रॉफिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया और लॉसेस को सोशलाइज कर दिया। दे प्राइवेटाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सोशलाइज देयर लॉसेस। और हमें लगता है कि हर किसी को आईपीओ में 100, 200, 500 शेयर मिले, सबके 2-2 लाख रुपए लगे, चलो यार कभी तो उठेगी इसकी आत्मा, फिर हम अपने आप को रिकंसाइल कर लेते हैं। तो वही बात है कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट ट्रेन यू वांट टू। और नायका, आई थिंक, मैं तो ट्रैक भी नहीं करता, बट आई थिंक इट्स वे बिलो इट्स। आप में से है कोई नायका के शेयर होल्डर? ओह, यू आर वेरी 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 वाइज सेट ऑफ पीपल। लर्नर्स हैं यहाँ पे। हम लोग वो यहाँ पर वो एंटरटेनमेंट वाले चैनल को फॉलो करने वाले लोग कम हैं। अमेजिंग। सो नायका आई थिंक इज 50% डाउन। आई डोंट इवन नो हाउ डाउन इट इज, बट इट्स अ प्रॉब्लम कि कभी 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट इन अ कंपनी which is where the market cap is 60,000-70,000 crores or whatever it is now, even now. So I am happy to leave that multi-bagger on the table. अच्छा, टॉकिंग अबाउट आईपीओ के बारे में बात ही कर रहे थे, तो आपने कुछ स्टडी ऐसा किया है कि आईपीओ में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा ही, या आईपीओ में नहीं करोगे तो पैसा बनेगा ही? ऐसा कुछ स्टडी आपने किया या आप करते हो आईपीओ में? तो मैंने जी आज तक कभी आईपीओ में अच्छा अप्लाई नहीं किया। मैं करता था आज से 30 या 25 साल पहले, शुरू में बहुत आईपीओ में अप्लाई किया और मैंने देखा अक्सर नुकसान ही हुआ। आईपीओ इज अ टाइम वेयर अ कंपनी गोज पब्लिक व्हेन एवरी गुड न्यूज इज प्राइस्ड इन दैट क्वार्टर। एवरी गुड न्यूज, एवरी गुड परफॉर्मेंस, तभी कंपनी आईपीओ जाती है, ठीक है। और रिटेल का फोमो इतना है कि जैसी वो लिस्ट होती है, फॉर सम रीजन वो थोड़ा सा हाई प्राइस पे लिस्ट हो जाती है। उस मोमेंट पे लोग और फोमो होके और उसको खरीद लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, एंड देन यू डोंट गेट एन एग्जिट। तो आई
पर्सनली फील कि अगर कंपनी अच्छी है वो आपको मौका दे ही देगी दोबारा से उसका शेयर होल्डर बनने का, तो वाई गेट फॉरवर्ड। और वैसे ही अगर इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो वो 2 लाख रुपए भी क्यों वेस्ट करने क्योंकि आप 2 लाख रुपए लगाएंगे, फिर आएगा, फिर आप अगर वो पॉजिटिव में खुल गया तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसको पकड़े रहेंगे, फिर एक दिन सडनली देखेंगे 3 सर्किट नीचे और गायब। मैंने देखा है कि पहला आईपीओ अगर आपका राइट हो जाता है ना तो आप में कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि आप बार उसके बाद के मल्टीपल आईपीओ में डालते हो फिर अल्टीमेटली नीचे। तो मुझे मेरी मेमोरी एक दौर था 95, 96, 97 में ग्रेनाइट कंपनीज के आईपीओ। आई डोंट नो इफ यू एवर इवन रिमेंबर ग्रेनाइट्स, पूजा ग्रेनाइट, अंकित ग्रेनाइट, ये कलकत्ता में बहुत आईपीओ। पर मुझे नहीं लगता कि उसमें से कंपनीज, तो वो वाला जो दौर या कोई भी आईपीओ, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई 10-12 साल से ज़्यादा कंपनी रही है। सो देयर इज नो पॉइंट। तो आईपीओ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। It doesn't suit with me, and I'm happy to leave that opportunity. I would rather see a few quarters, a few years, and see how the management is behaving, how the stock price is behaving, how the collective intelligence of the market is pricing that company. अभी तो मर्चेंट बैंकर ने प्राइस कर दिया। हाँ, अभी तो मर्चेंट बैंकर ने प्राइस कर दिया। सही है। हेलो सर, माय नेम इज आकाश। हाय आकाश। सो आई वांटेड टू नो वैगर पे आपका क्या व्यू है? फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज लुकिंग फॉर वैल्यू एंड ग्रोथ एट दिस लाइक इन द सेम प्लेस, तब क्या पैरामीटर्स आप यूज करोगे टू to filter out stocks, and what would be the ideal approach? I think if you can find value, that means the company is well managed, the company is well priced, it will grow on its own. Okay. ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग में भी एक पैराडाइम है, एवरीथिंग हैज़ टू रिवर्ट टू मीन, राइट? एवरीथिंग रिवर्ट्स टू मीन। सो दुनिया की जो गति है उससे थोड़ी सी ही अगर कंपनी एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है और वो 2-4 क्वार्टर के बाद आपको मिल जाए तो वो ग्रो करती ही रहेगी। अब देखिए इन्फोसिस के रिजल्ट्स, इन्फोसिस मेरी, सिंस आई ट्रैक दैट कंपनी वेरी वेल, उसी में बताता हूँ। 24-25% एबिटा मार्जिन, 23-24%, ठीक है, 4-5% ग्रोथ, और उन्होंने बोला इस बार शायद ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, और लोगों ने 10% डाउन। करेक्ट? आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, बिकॉज दे वर एटलीस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट as compared to all the other IT companies to at least give a guidance that there is some slowdown coming. You should have appreciated that even more, because Infosys का इतिहास है that they always under promise and over deliver historically. So growth in a good company will come on its own as long as its product has a bit of a moat, its penetration has a runway to go, right? और वो ग्रो करती रहेगी। अगर हिंदुस्तान में कोई रुमाल भी बनाए और ऐसा रुमाल बनाए कि उसमें वो कभी गंदा ना हो, सपोजिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो दैट गाय इज अ बिलियनियर एंड दैट कंपनी विल डू वेरी वेल। तो मतलब इफ द प्रोडक्ट इज ओके एंड यू डोंट नीड टू बी अ साइंटिस्ट टू फिगर आउट वेदर द प्रोडक्ट और द मैनेजमेंट और देयर नैरेटिव और देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स आर फज्ड, आर जस्ट अ स्टोरी, और देयर एक्चुअली द गाय मीन्स बिजनेस। So just I'll use one example to ask. For example, अगर आप पाइप स्पेस में देखें, ERW पाइप स्टॉक्स जो है बेसिकली APL अपोलो एंड इट्स पीयर्स। सो बजट के टाइम जैसे ही ये नैरेटिव आया था जल जीवन मिशन से काफ़ी स्टॉक्स को बेनिफिट होगा। सो देयर आर सम स्टॉक्स जिनमें काफ़ी टेलविंड है, क्योंकि दी एंटायर इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ टेलविंड। तो अब वहाँ पे कुछ स्टॉक्स है, जैसे आपने उसके बारे में बात किया, रेड फ्लैग। तो अगर आप कोई कंपनी केपेक्स करना चाहता है एंड वो डेट नहीं ले रहा है एंड वो इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, राइट? सो ये तो आप बोलोगे कि ये तो रेड फ्लैग है, बट आइडियली उसको केपेक्स करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। एंड ही इज डूइंग वेल, द कंपनी इज डूइंग वेल, क्योंकि टेलविंड है, ग्रोथ भी है। तो आइडियली इस सिचुएशन में आदमी कैसे इन स्टॉक्स को और फर्दर? मैं इसका एक आपका जवाब एक काउंटर क्वेश्चन से देने की कोशिश करता हूँ। अ कंपनी दैट्स मेकिंग पाइप्स इज जस्ट यूजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग टू मेक पाइप्स। व्हाट डज इट टेक for another big boy to start making equally good pipes? Nothing, right? Reliance no can moat, get basically. Reliance can get into pipes any point of time. So where is the moat? अभी एक वायर कंपनी है Polycab, ठीक है? Of course, I'm happy to not partake the growth or the wealth that it is creating for its shareholders, पर तार ही तो बना रही है ना कॉपर की. At the end of the day, it's just making copper wire.
But sir, So, allow me to finish. So, anybody can make copper wire. The narrative is very strong that India is growing, infrastructure is growing, houses are being sold, so the wires will go. But वो 70-80 PE पे कोई और वायर बनाना है. Copper का price, if you see the copper price as a commodity, it's inching up, right? So at what level will they start hurting, or their profit margins will start hurting? So there is and to what extent will they be able to transfer their rise in cost? So obviously 70-80 के PE पे ट्रेड कर रही है पॉलीकैब अब, राइट? मेरे ख्याल 8 या 10 टाइम्स का उसका प्राइस बुक है. सो आई एम हैप्पी नॉट मेकिंग मनी इन पॉलीकैब, बिकॉज जब उसका 1-2 क्वार्टर खराब आएगा ना, इट विल बी पनिश्ड अ लॉट मोर एंड फार मोर फियर्सली, विच आई एम नॉट रेडी फॉर. सो अगेन, somebody wants growth, somebody wants thrill, it's fine. Laurus Labs gave a lot of thrill to people. The entire specialty chemical, this China plus one and China plus one, was a big theme, right? Yeah. It played also very well. No, it played very well. But was that theme sustainable? That was a question to ask. So if you're not sure about the sustainability of the theme, you can sell the stocks also. Correct. But exit ही नहीं मिलता कई बार. जब री-रेटिंग शुरू होती है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि आपने अपना 100 का स्टॉक, आपका 400 पहुंच गया, फिर वो 350 हुआ, बोला नहीं यार मैं 400 पे निकाल दूंगा. फिर वो 1-2 क्वार्टर आपने और वेट किया, फिर वो 300 आ गया, कहते नहीं यार ये तो 400 का स्टॉक था, अब तो 2-3 क्वार्टर और निकल गए, आएगा इसमें टाइम. वो धीरे धीरे करते 200 रुपये आ जाएगा, फिर वो 3 साल 200 रुपये भी रह जाएगा. आपका उत्साह खत्म, नैरेटिव चेंज, फिर आप कुछ और ढूंढने लगेंगे. तो मुझे लगता है कि इफ एवरीथिंग हैज टू रिवर्ट टू मीन, then the growth also reverts to mean. You have to figure out which company actually you are happy to hold for 20 years. क्योंकि ट्रेन में चढ़ के ट्रेन में उतरना सिर्फ सुपरमैन ही कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते. अगर आप अपने आप को सुपरमैन समझते हैं तो आप फास्ट ट्रेन में चढ़ें और इससे पहले कि ट्रेन स्लो डाउन होने लगे आप उतर जाएं, विच मीन्स एंटर एंड एग्जिट द इन्वेस्टमेंट. पर अगर आप मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूं. अगर आप सुपरमैन नहीं है तो फिर वो ट्रेन पकड़िए जिससे आप कभी उतरना ही नहीं चाहते. तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रिजेक्शन रेट बहुत हाई चाहिए. वो नहीं, माइंड नहीं कंफर्टेबल होता है. जैसे मैंने कोई चीज़ पे रिसर्च किया, पढ़ लिया, अब फिर वो समय डाल दिया ना उसमें, तो माइंड को तो लगेगा यार इसमें समय चला गया, तो थोड़ा पैसा डाल ही देता है. करेक्ट. हाँ, तो वो अपना फिलॉसफी ऑफ लाइफ और साइकोलॉजी है कि मुझे किस गति से अपने लाइफ लॉन्ग जर्नी को जाना है. मुझे अगर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है तो अलग बात है. मुझे मैं 70 पे कॉन्स्टेंटली विदाउट रिस्क, विदाउट पुटिंग माई लाइफ और एनीबडी ऑन द रोड, विदाउट पुटिंग एनीबडीज लाइफ ऑन रोड इन डेंजर, अगर मुझे उस पे जाना है तो मैं उसमें खुश हूँ. तो अपना मतलब it's a bit of a philosophical discussion. There is no right or wrong here, to be honest with you, right? You are much younger than me, so you must learn a few lessons also, right? And unless you learn those lessons, no book can teach you that lesson. So I learned an amazing lesson, which I'll tell you after your question. So basically, my name is Raghav Agarwal. Hi Raghav. Hi. So basically, if you only strive for companies that have a moat, we might miss out on a lot of small cap and mid cap opportunities because they're still on that verge of building a new moat around themselves, which they don't have today. So, with all, is your question over? Yeah, and also a company which the market already realizes has a good moat will not really be a value buy, because in the market would be already giving it a a higher price multiple. Then, so how do we approach that scenario? So, if you have an edge to an information, where you feel that your judgment is strong enough that you need not look for moat, but you can rely on its growth, its quality of management, its quality of disclosures, its quality of balance sheet, right? And the management's philosophy that they're thinking what they're going to do a few years down the line. Because आप सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर एक दिन मैनेजमेंट ने कोई ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं, सडनली या कंपनी बेच दी या उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि सडनली आपकी सारी कैपिटल उड़ गई, या उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डेट ले लिया. तो यू हैव टू लिसन टू ऑल द मैनेजमेंट कमेंट्रीज, व्हाट दे आर टॉकिंग, उनका चरित्र कैसा है. तो वही चरित्र से, उनकी टोनैलिटी से, उनकी जब आदमी कोई आपसे बात करता है
जैसे मैं बहुत लंबे समय तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, अब तो मेरी टीम में 10-12 लोग ही हैं, पर देयर वाज अ टाइम व्हेन 500 पीपल वर रिपोर्टिंग टू मी, राइट। कोई एंटर करता था ना कमरे में, तो पहले 12 सेकंड में, 12 से 15 सेकंड में डिसीजन हो जाता था कि वेदर आई एम गोइंग टू रिक्रूट दैट जेंटलमैन और नॉट। तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो जो फर्स्ट 12-15 सेकंड का इंस्टिंक्ट है ना, किसी के बारे में भी, किसी से दोस्ती करनी है, किसी से मोहब्बत करनी है, किसी से किसी को आपको ट्रस्ट करना है, ऑलवेज गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज अ वेरी पावरफुल, इसको हम गट फील बोलते हैं। वो गट से नहीं निकलती। हमारा जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर है। हमने जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से हम लोगों डेटा अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, राइट। वो अब्जॉर्प्शन ऑफ डेटा इन इट्स ओन वे एंड इट्स ओन मेमोरीज, वो हमारे ब्रेन में एम्बेडेड है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ह्यूमन माइंड so quickly and in such rapid speed analyzes all your life's experiences and allows you to take an instant decision which you call and define as a gut. So I think that's what you should rely upon. और किसी पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, कहते यार मैं मोड ढूंढ रहा हूं कंपनी की। मोड भी स्लाइटली ओवररेटेड है, पर जनरली यू शुड नो वेदर यू वांट टू बी ऑन दैट ट्रेन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दैट जर्नी। जैसे मैंने पूरी स्पेशलिटी केमिकल का जो स्पेस था, आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल। मैंने कहा केमिकल ही तो बना रहे हैं, जिस दिन चाइना खुलेगा, हमारे पास स्केल ही नहीं है अभी एज अ कंट्री। द स्टोरी है, नीयत है, पर स्केल नहीं है, राइट। तो आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल एंड आई थिंक आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज द एंटायर सेक्टर इज नाउ सफरिंग, राइट। मुझे नहीं लगता स्पेशलिटी केमिकल में, और हमने सिर्फ एक ही स्टॉक लिया केमिकल स्पेस में, टाटा केमिकल। मुझे, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं था। जिस समय बाकी सारे स्टॉक 5x 10x जा रहे थे, टाटा केमिकल 300 रुपये का मिल रहा था। मैंने कहा यार ये 7-8 पी पे ट्रेड कर रहा है, इसका पी जेन्युइन है। पी भी तो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन होता है ना, इसका जेन्युइन पी है, डिविडेंड दे रहा है। इट हैड द सेकंड बेस्ट बैलेंस शीट इन द एंटायर टाटा ग्रुप आफ्टर TCS. It still has some holding company character because it has some shareholding in a lot of other companies. तो जब वो अनलॉकिंग होगी या कभी, तो वो थोड़ा शेयर होल्डर को बेनिफिट हो जाएगा। और उनका प्रोडक्ट क्या है? केमिकल्स, बहुत सिंपल, बल्क केमिकल। सोडा ऐश बना रहे हैं, कॉस्टिक सोडा बना रहे हैं, साबुन सीमेंट में लगता ही रहेगा, और बहुत वर्ल्ड का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो रॉकेट साइंस नहीं है ना। और क्योंकि टाटा की कंपनी है, तो एटलीस्ट इतना मालूम है कि इवन इफ अ मंकी रन्स इट, इट विल कम बैक ऑन इट्स फीट वेरी सून। तो अब इतने मार्केट करेक्शन के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरे ख्याल आज 1100 रुपये की है। इट्स फाइन। 1200-1250 पहुंच गई थी, 1100 वापस आ गई। इट्स परफेक्टली फाइन। आई एम हैप्पी कि वो पिछले उसने 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं किया, वो अब शुरू हो जाएगी कभी भी। अ गुड कंपनी विल ऑलवेज परफॉर्म। एकदम से पड़क करके इट विल give you an opportunity, it will give you a lumpy return. So, and everyone is dying to invest in good companies. सबका underlying objective तो यही है ना। जैसी उनको वैल्यू दिखेगी कि नहीं यार ये तो कमाल हो गया, तब वो फिर 2 दिन में ही सर्किट लगेगा। ऐसा बहुत होता है कि 2-3 दिन सर्किट लगा, फिर आपकी ट्रेन निकल गई। तो जब when everyone's getting into a trade, then you can't get into a trade. I am not so fast that I can take the decision. बट मुझे पता है कि ये 15-20% मेरे को कैगर देती ही रहेगी, कुछ भी हो जाए। डिविडेंड दे रही है, अच्छी बैलेंस शीट है, टाटा की कंपनी है। सो आई लव टाटा केमिकल्स। सही है। ये मतलब अब क्लाइंट को दिला रखें। जी जी जी, ठीक है, डिस्क्लेमर है भाई ये। हाँ, करेक्ट। ये नहीं कि आप कल ले लें। हाँ, वही तो आप सिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ सर, मैं ना बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो एवरीथिंग दैट आई से कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्लेमर। हाँ, व्हाटएवर, या बिकॉज़ ठीक है जी। और क्वेश्चन है। हाँ सर, मेरा नाम सोमन पंडित है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है सर। सो मुझे अगर कोई सेक्टर में ग्रोथ दिखा और अगर 1-2 साल में गवर्नमेंट में उसे रेड फ्लैग लगा दिया, जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अगर गेमिंग सेक्टर में मुझे ग्रोथ दिखा था लेकिन उसमें फिर रेड फ्लैग दे दिया कि टैक्स वगैरह बहुत सारा है, सो मैं उसमें कैसे माइंड को एडजस्ट करें कि मैं एग्जिट कर जाऊं वो सेक्टर से, क्योंकि पहले मुझे ग्रोथ दिखा था लेकिन ऑलरेडी एक रेड फ्लैग है। सो एक साथ निकल जाए कि थोड़ा थोड़ा निकल जाए कि रह जाए, मतलब
जितना भी इन्वेस्ट किया है ठीक है छोड़ देते हैं. सो अच्छा, मैं कितना खुश हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया. हाँ, कि ये तो मतलब ये प्लॉटेड नहीं था वैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इनके दिल से निकली और ही इज द राइट पर्सन टू आंसर. सो 2011 से 2010 से 2014 तक मैं डेल्टा का गो हेड था. I was the vice president of Delta Corp. So I've got the ships made. I was managing all of Goa operations at that point of time, right? आज से 10-12 साल पहले. So I know the company very well. So in a gaming industry where it is considered as sin, right? तो इंडिया में हमारा रेगुलेशन भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हर चीज़ को सिन में कर लेते हैं कि अगर कोई 50 लाख की गाड़ी चला रहा है, हम उसको भी अब सिन मानने लग गए कि उसमें 28% ही नहीं, हम उसमें 28 पे भी 28 और लगा दें. तो वो तो जो एक रेगुलेटरी रिस्क है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. जैसे कई सारे केमिकल्स ऐसे बन रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अलाउड ही नहीं है. इंडिया में इसलिए अलाउड है क्योंकि पोल्यूशन लॉज थोड़े वीक है. तो कल को सडनली पोल्यूशन लॉज स्ट्रांग हो जाए तो जो जितनी भी लव्ड कंपनीज हैं विच आर ग्रोइंग ड्रामेटिकली टेक्निकली एंड दे आर डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट्स इनटू द सॉयल और इनटू द फूड चेन में आ जाता है ना. जैसे कहीं भी रिलीज करोगे तो एवरी पोल्यूटेंट विल एक्चुअली गेट ऑन टू योर फूड चेन. तो रेगुलेटरी रिस्क किसी में, पर गेमिंग में बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिस्क है. ठीक है, 1 मिनट में उन्होंने जीएसटी लगा दिया. सो डोंट फॉल इन लव विद अ बैड ट्रेड, निकल जाओ. तो ये ESG को अगर फॉलो करें इन स्पिरिट कि भाई ये वो जो सेक्टर्स है जहाँ पे दे आर क्लोजेस्ट टू सिन, पॉसिबली वहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस भी ज़्यादा होंगे, ये कंक्लूड करना सही रहेगा? मुझे नहीं लगता है कंक्लूड करना सही रहेगा, क्योंकि ESG भी स्लाइटली ओवररेटेड है. अब 2 साल पहले सब ESG की बात कर रहे थे, अब समझ आया कि अरे तो गड़बड़ हो गई, सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती जा रही है ESG के चक्कर में. तो सारा नैरेटिव अब गायब, कोई ESG की बात ही नहीं करता टीवी चैनल पे. तो ये नए नैरेटिव्स आते हैं, नया. इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब कोई नैरेटिव बहुत स्ट्रांग हो ना तो आप ढूंढो कि उसमें गड़बड़ क्या हो सकती है. ठीक है, तो गेमिंग में 28% का टैक्स, तो अब हो सकता है कि 6 महीने के बाद, और ये मेरे हिसाब से इट्स अ रॉन्ग मूव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में जो सट्टा बाजार है, मैंने कभी गेमिंग नहीं की, मुझे खेलना भी, मैं मैनेज करता था कैसीनोज और मैं मैनेज करता था इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई वॉज नॉट ए गेमिंग गाय, राइट. बट मुझे सुनने में आता है कि जो क्रिकेट में सट्टा लगता है, फोन करके लोग बेट लगाते हैं कि इस बॉल पे ये होगा, इस बॉल पे, दैट इज 100 times मोर देन द रेगुलेटेड गेमिंग इन दिस कंट्री. तो यार उसको रेगुलेट ही कर दो. द गवर्नमेंट विल अर्न टैक्सेस, बट अगर वो किया तो आपका कहीं ना कहीं जो आपकी जो मोरालिटी है या अज्यूम्ड मोरालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, विच आई डोंट थिंक इंडियन सोसाइटी इज रेडी फॉर इट. तो इसको तो रेगुलेट ही किया 28%. अब इंडियंस, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में बेस्ट क्वालिटी मैरिजुआना बनती है मनाली एरिया में. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ बेस्ट मैरिजुआना इन द वर्ल्ड. अच्छा. एटलीस्ट द बेस्ट मैरिजुआना ग्रोज, राइट, जिसको हम भांग बोलते हैं. भांग से फिर उसको डिराइव करके चरस बनती है, वो सब बनती है. कैलिफोर्निया ने फिगर आउट कर लिया या अमेरिका ने फिगर आउट कर लिया कि फ्रॉम अ हेल्थ परस्पेक्टिव hemp is a reasonably all right thing to consume, right? जैसे लिकर है, सिगरेट है, सिगरेट damages your body a lot more than hemp, a lot more than hemp. So US has figured it out. इंडिया में वो इलीगल है, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग हेम्प नहीं पी रहे, इंडिया में पीते जा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है हर जगह. आई मीन आई एम श्योर इट इज अवेलेबल. आई हियर ऑफ पीपल, राइट. मैंने मनाली में काम भी किया, मनाली में रहा हुआ भी हूँ, तो a lot of people consume hemp in this country. Why not legalize it? Legalize करोगे तो रेगुलेशन होगा, रेवेन्यू भी आएगा. ठीक है, रेवेन्यू आएगा तो आप उसके अराउंड उसको और ज़्यादा वो कर सकते हो. अभी किसी के पास थोड़ी सी भी हेम्प पकड़ी जाए उसको जेल में डाल देते हैं. पॉइंट इज कि रेगुलेटरी रिस्क इंडिया में जो है वो है, रेगुलेटरी रिस्क जो है वो है और वो रहेगा, और वो कभी भी एलिफेंट इन द रूम बोलते हैं ना उसको. Hello sir, Shantina this side. हाय शान.
ओके सर, माय क्वेश्चन इज़ कि बीइंग अ इन्वेस्टर मैं कम रिस्क लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हूँ, इट्स ओके, बट हाउ वुड आई फ्लोट दिस पर्टिकुलर आइडिया टू दी क्लाइंट? से सपोज टुमारो आई एम फंडिंग दी लाइक मैनेजिंग द फंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट, देन हाउ वुड आई फ्लोट दिस आइडिया कि आप इतना कम रिस्क लेके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, देन again the returns would be lesser compared to the other players that would be generating in the market. So how would I place myself as a manager there, and how would I float that idea key to my clients? Great question, Shantana. There are potentially 1.6 billion possible clients you have, right? Because the population, technically everyone is a potential client. You find your client who has a congruent philosophy like yours. Everyone says कि यार कैपिटल नहीं जानी चाहिए, मेरा रिटर्न हमें ना 25% करवा देना. और कुछ लोग फिर मिसगाइड भी करते हैं कि हम तो कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान है. मुझे लगता है कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान कौन दे सकता है? When you go into the fine print, a lot of people say कि your capital is guaranteed, your capital will remain protected, and our historical performance is 18%, 19%, 20%, some people say 35%. So then I always end up saying, and I was telling Vivek in a previous conversation, then I would stop being a fund manager if somebody protects my capital and gives me 20%. I would start finding clients for that guy. I'll become his agent, right? So you have to figure out your kind of client who understands risk, who's mature enough, and who also, and that is the reason why we must, a lot of people don't share their portfolios, a lot of people don't share their philosophies with the client. I educate my clients. I generally tell everyone, कुछ भी question हो, allow me to educate. कुछ लोग बोलते हैं यार हमारा पोर्टफोलियो तो आप मैनेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ट्रेन करो. मैंने कहा उनको बैंगलोर भेज दो, मेरे घर पे ही रह के मैं उनको ट्रेन कर दूंगा. So there's one guy who's right now, the young kid who's staying with us, and he just spends time with me, because the more time you spend with a person who's thinking in a certain manner, you form your own personality and your own conduct and your character of investment. So I don't know whether I've even answered your question. So my point is ki like if someone approaches you, so you screen that at that particular point of time, or you try to mold his personality according to your mindset. So obviously I tell him what my personality is. I can't change my personality because of his महत्वाकांक्षाs. And vice versa. हाँ, और मैं उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज नहीं करना चाहता. तो अगर कॉन्ग्रुएंस है पर्सनैलिटी में तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम दोस्त हैं. So again, my understanding the client's mindset is also very important. 100%. And I think we allow the clients to interview us. If you know that you're doing something right, you should be interviewing your clients. Okay, is he thinking right? Is he even worthy of my time? Will he be married to me for the rest of my life or the rest of the journey? मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आ गए, वो हर 3-4 दिन में यार इसका तो कुछ हो नहीं रहा, यार मनु जी ये क्या चल रहा है. मैंने कहा सर आपका तो 5 साल का होराइजन था. कहते वो तो था लेकिन आपने इस स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया. मैंने चल गया उसमें नहीं इन्वेस्ट किया. हाँ, तो मैंने कहा सर वो मेरी फिलॉसफी नहीं है. नहीं यार तो बात नहीं बन रही. तो देन आई रिटर्न हिज मनी. मैंने कहा सर it can't, I can't have a call every day. You know, if somebody keeps asking you the same question, or if a large proportion of people start putting a doubt in your mind, then you'll end up making a mistake. So if you are sure of what you are doing, don't allow any doubt to creep in. So don't be worried too much about it. You've got 1.6 billion potential clients. So if you have to leave a few hundred, leave them. You'll find your match who'll appreciate what you're doing. सही. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So let's now from investing and long-term wealth creation with a strong philosophy, थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, बिकॉज आप ट्रेडिंग भी करते हैं. जी. वो कैसे करते हैं? So firstly, I hate to call myself a trader for whatever reason, and I'll tell you why. Trading is when you're entering or exiting something really, really fast. You can be day traders, scalpers and all. I can't lose my sleep. So during COVID times and just before COVID, we had taken some large leverage positions on some conviction stocks. We were very happy with it. We had margins, we had everything. And suddenly the tsunami struck, right? Black Swan का हम सबको academic meaning तो मालूम था. पर मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा था जिसको सही मायने में ब्लैक स्वान समझ आता था. मीनिंग सबको मालूम था क्योंकि सबने किताब पढ़ी हुई है.
ठीक है, सबने वो फ्रेजोलॉजी को यूज किया हुआ है. सो कोविड वाज अ ब्लैक स्वान एंड दैट was a great learning curve for a lot of people. So because as I shared with you that I was managing casinos, right? So all gamblers always lose money and casino always makes money. और ये statistic भी बड़ा famous है कि some 10% people make money, 90% lose. कभी वो 98 and 2 हो जाता है, कभी वो 89 और 11 का आजकल फिगर मार्केट में फ्लोट कर रहा है. आई थिंक इट्स 89 and 11. पर विवेक बता रहे थे मुझे कि ओरिजिनली अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखो तो 298 ही है. ओनली 2% पीपल आर मेकिंग मनी, 98% आर लूजिंग. तो मुझे लगा यार हाउ डू बी इन द 2%, राइट? तो फर्स्टली मुझे लगा कि यू कांट बी अ गैम्बलर, यू हैव टू बी अ कसिनो. एंड इट rang a bell with me reasonably easily because I have managed casinos, right? So if you are a gambler, you are buying options. If you are a casino, you are selling options. Or you are a broker. Or you are a broker. Or you are a broker. So when you are buying, you are running against time because what you call as theta decay. तो मुझे of course I have a working knowledge of all the Greeks and all. पर मैं बहुत ज़्यादा तवज्जुब उनको नहीं देता, राइट? बिकॉज आई जस्ट एम हैप्पी टू सिट आउट ऑफ अ ट्रेड और एन अपॉर्चुनिटी अनलेस आई एम कंफर्टेबल विद इट. तो मैंने अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी को हाइपर सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने और अपनी टीम ने, कि हम ऑप्शन तभी बेचेंगे जब वो बहुत डिस्टेंस में उसमें वॉलेटिलिटी आने के बाद उसका गामा इंक्रीज होगा. हम और कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ गामा ही शॉर्ट करते हैं. गामा शॉर्ट या शॉर्ट गामा स्ट्रेटजी कैसे? मतलब चेंज ऑफ डेल्टा हुआ, किसी चीज में पॉजिटिव न्यूज आ गई, अगर वो लिस्टेड है, वो पॉजिटिव न्यूज ऐसी आई कि वो स्टॉक इमीडिएटली 10, 12, 15% ऊपर भाग गया. तो हो सकता है वो और 5-7% भाग जाए, लेकिन जो उसकी फार आउट कॉल है उस दिन, वो एकदम से उसमें थीटा बिल्टअप हो जाएगा. ठीक है, कॉल की पुट कॉल में अगर वो ऊपर जा रहा है तो कॉल में ऊपर जा रहा है तो उधर, हाँ, क्योंकि अचानक से बहुत बाहर आ जाए. हाँ. बरोबर है. तो कॉल में हर किसी को लगेगा कि ना अभी इसमें 3 दिन सर्किट ही लगेगा. बरोबर. अब अगर वो स्टॉक रीजनेबली ओके है, मेरे माइंड में जनरली मुझे ये लगा है कि ये बहुत ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, क्योंकि आप इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको हर स्टॉक का कैरेक्टर समझ आने लगता है, हर कंपनी का कैरेक्टर समझ आने लगता है. क्योंकि अगर आप यही काम सुबह शाम कर रहे हैं तो आपको लगता है यार कुछ भी हो जाए, ये गुड न्यूज़ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 4 दिन सर्किट लग जाएगा. अब वो ऑपरेटर ड्रिवन में लग सकता है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं. तो अगर HCL, सपोजिंग HCL के बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, तो HCL हो सकता है कि 1100 से 1300 चला जाए, लेकिन HCL 1700 नहीं जाने वाला. बरोबर है. लेकिन लॉरस लैब जा सकता है. सॉरी, मेरे को आई हैव नथिंग अगेंस्ट लॉरस लैब, लेकिन मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि वो बड़ा लव्ड स्टॉक था कुछ साल पहले, राइट? लॉरस लैब को, और आप ही एग्जांपल दे दो, कहीं मुझे पता चले कि लॉरस लैब वाले नाराज हो जाए. तो लेट्स से एन ऑपरेटर ड्रिवन, राइट? आई डोंट इवन नो हु द ऑपरेटर्स आर. एवरीवन सेज ऑपरेटर. आई वुड लव टू मीट एन ऑपरेटर. आई हैव नेवर मेट एन ऑपरेटर. कलकत्ता में है वो. अच्छा. सो उस दिन अगर सडनली मुझे लगा कि HCL 8% ऊपर है, एक तो 99% वो है कि वो क्लोज 5% ऊपर होगा, लेकिन जिस समय वो ऊपर हो, विद इन 5 मिनट्स मैं हो सकता है 1350 की कॉल बेच दूं. फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा मार्जिन लग रहा है इतना, कॉल बिक रही है इतने की, और मेरा ROI 2-3% आ रहा है. आई एम हैप्पी. और हो सकता है, और मैं इफ इट इज 45 डेज आउट, मैं कोशिश करता हूँ 45 डेज आउट ही करूँ. मैं वीकली ऑप्शन कभी बेचता ही नहीं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक स्ट्रेस. It is not in my nature that I would go to sleep feeling worried about a trade. So I don't do weeklies. I don't do, unless I'm taking a philosophically directional call on the market. Then I would buy not puts, but deep in the money puts. It requires more money. But I don't want to fight the theta decay battle. So I will buy a deep in the money put. कि यार अगर ये थोड़ा यहाँ भी रहा तो मेरा कैपिटल लूज नहीं होगा, अगर मेरी डायरेक्शन वो नहीं हुई. आई विल नेवर बाय आउट ऑफ द मनी पुट एवर. बट इफ आई एम टेकिंग अ डायरेक्शनल कॉल और अ फिलोसॉफिकली डायरेक्शनल कॉल, अभी जैसे जब 46,000 टच हो गया था या 20,000 टच हो गया था, तो मुझे इट वाज जस्ट लाइक अ सिटिंग डक, यार दिस टू मच ऑफ यूफोरिया.
तो मैंने थोड़ी सी डीप इन द मनी पुट्स ले ली, ओके, ठीक है। अब अगर वो 100-200 पॉइंट ऊपर भी चले जाता तो भी उस पुट में वैल्यू रहती, बिकॉज व्हेन इट गोज क्लोजर टू द स्ट्राइक प्राइस इट स्टिल हैज थीटा। अगर वो स्ट्राइक प्राइस क्रॉस भी कर जाए तो भी उसमें थीटा रहेगा, तो आप एग्जिट कर जाओ, बिकॉज इफ यू आर स्टिल बिलीविंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू कम डाउन, तो वहां आप उसको रोल ओवर करके अगले महीने रोल ओवर कर जाओ, ताकि आपको एक थोड़ा प्राइस एडवांटेज भी मिल जाए। सो यू हैव टू हैव, you can't get scared of a trade, because if you are getting scared of a trade, that means you are gambling in the first place. But if you are not gambling, if you are having a philosophical position, you can be bearish, you can be bullish. तो उसी तरह जैसे अगर मार्केट में कोई पैनिक आ गया, थोड़े दिन पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, हैवल्स, 1 या 2 क्वार्टर पहले की बात है, बड़े खराब रिजल्ट आए, ठीक है, वो एक ही दिन में 10% गिर गया। अब 10 था 8 था मुझे नहीं मालूम, काफी वो एक ही दिन में 10-15% गिर गया। मुझे लगा यार हैवेल्स कंपनी है, पंखे बना रहे हैं, गुप्ताज रीजनेबली ओके हैं, दे बीन इन द मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एवरीवन लव्स हैवेल, तो इतना पनिश क्यों हो रहा है? तो मैंने देखा कि वो प्राइस क्या है, उससे और 15% दूर की पुट अवेलेबल थी या नहीं थी, मैंने बेच दी हाई क्वांटिटी में। वो अगले दिन ही 5-6% ऊपर चले गया, वहां थीटा डिके हो गया। सो आई विल ओनली, लेट मी फिनिश, आई विल ओनली start looking at an opportunity if on a particular day there is a more than 2.5% up or down variation in the price. अगर वो आधा 1% है तो I don't get FOMO'd into taking a trade or selling an option. क्या जरूरत है, मौका मिलेगा एक ही। अगर आप, since you are all investors and traders and everything, आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक ले लो 1 महीने के टाइम फ्रेम में, वो एक दिन कभी ना कभी सडनली स्पाइक अप भी होगा और स्पाइक डाउन भी होगा। तो ट्रेडिंग इन माई ओपिनियन इज नॉट अ कंपल्शन टू टेक अ ट्रेड। ट्रेडिंग इज सिटिंग लाइक अ वल्चर। वल्चर कैन सिट फॉर आवर्स एंड डेज वेटिंग फॉर अ प्रे। जैसे मचान में शिकारी बैठा है, तो उसने बंदूक साफ रखी हुई है, उसको लोड किया हुआ है और अनलॉक किया हुआ है। शिकार आया तो उसने मारा। हमने सब जंगल बुक्स वगैरह पढ़ी हुई है ना, जिम कॉर्बेट। तो दैट्स हाउ यू टेक अ ट्रेड। Keep your mind and your capital ready depending on your capacity to take a small or a large trade. But don't be obsessively under any compulsion to take a trade. And if trading and taking this trade and options and all is becoming a primary source of income, वो भी मेरे personal हिसाब से it's a red flag. It can give you a reasonably good consistent pocket money. अब कुछ लोग उसको पॉकेट मनी करें, कुछ उसमें और फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो इट बिकम्स अ स्मॉल सोर्स ऑफ इनकम। बट यू कांट बिल्ड योर लाइफ इन योर करियर, इन माई ओपिनियन, एंड आई कैन बी रॉन्ग अबाउट इट, जस्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस। डू दिस आइदर टू हेज और टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल्स ग्रीड। तो आप इसी एग्जांपल लेते हैं कि पुट आप बेच देंगे तो चलो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि डिलीवरी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। बट आप ऊपर का कॉल बेचोगे तो शेयर के अगेंस्ट बेचोगे? नहीं, ऊपर का अगर आप कॉल बेच रहे हो और HCL में ऐसा, तो आप कॉल उसी का बेचोगे जहां आपको पता है कि ये ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, दिस कांट बी ऑपरेटेड अपॉन, वरना मैं कॉल ही नहीं बेचूंगा, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक कैन गो एनीवेयर। एंड आई हैव नाउ, मेरे ख्याल 180 टोटल स्टॉक्स हैं FNO में, 180। तो over a period of last couple of years, I have zeroed in on 35-36 stocks. अच्छा, अब उन्हीं से मेरा संबंध बन गया है, उन्हीं को मैं देख रहा हूँ, उन्हीं की क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्हीं का ग्रोथ पैटर्न पता चल रहा है, उनकी गुड बैड अगली पार्ट पता चल रही है। तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर स्टॉक like you understand your child or your wife or your spouse or your girlfriend or your partner, whatever, or your friends, right? So stocks are also like that. ये नहीं कि कभी इस स्टॉक में धंधा कर लिया, कभी उसमें कर लिया, जहां आपको कहीं दिखा वो कर लिया। Stick to something that you understand and then you'll be comfortable. कोई चीज़ बहुत, अब हैवेल्स अगर नीचे और आ जाता, I was happy to take delivery, no problem. मैं उसको ऑप्शन को फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेता, या अगर HCL 1800 पहुंच गया तो मैं 1800 पे भी फ्यूचर लेने को रेडी हूँ। हेलो सर, रौनक हियर। हाय रौनक। सर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो बता रहे हैं कि एक स्टॉक में अगर मतलब कोई स्पाइक आता है ऑप्शंस में, तो तब आप 15% ऊपर या नीचे जहाँ पे आता है तो आप उसको बेच रहे हो, लेकिन सर प्रीमियम तो एकदम ना के बराबर होगा। अगर आपको, तो अगेन मैं सेंसिबल यूज़ करता हूँ,
ठीक है, उसमें आपको पता चलता है कितना मार्जिन लग रहा है, जितना दूर का होगा वो प्राइसिंग भी उतना मार्जिन कम लगेगा। अगर आपको 2% मिल रहा है या 3% मिल रहा है, अक्सर उससे ज़्यादा मिल जाता है, पर मैं बोल रहा हूँ वही बात है ना कि अगर आपने वॉरेन बफे को बीट करना है तो 2% ही तो चाहिए, और हम तो 1 महीने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर आपको आपके मार्जिन रिक्वायर, और ये मार्जिन है, दिस इज नॉट इवन real capital, real cash required, right? Because you've leveraged your entire portfolio to create a ocean of margin. तो अगर आपको आपके leverage portfolio पे सिर्फ margin पे 1.5 या 2% मिल रहा है और आपको नींद अच्छी आ रही है, तो फिर 12% कमाने की जरूरत क्या है? लालची है वो। सर 10% महीने का चाहिए उनको। अच्छा, और क्या अभी क्या चल रहा है मार्केट में आपको पता है ना? आप क्योंकि आप सब ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, आप ट्रेड ही बोलो जो आपको पूरे महीने में 2.5% से ज्यादा ना दे, पूरी एक अलग से ना, एक ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट एक पोर्टफोलियो बना लो, बिकॉज इन केस यू आर सेलिंग ऑप्शन, कि मुझे 2% ज्यादा कमाना ही नहीं, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। पर नींद नहीं आएगा सर, यहाँ उल्टा चलता है। हाँ। इनको लगता है 10% नहीं आएगा तो नींद कैसे आएगा? तो फिर मैं भी अपना पैसा दे देता हूँ आपको। तो क्योंकि देन यू आर गॉड। सही है। सर एनी हेजिंग कॉस्ट? सो मैं हेज नहीं करता जी, मैंने आज तक स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। सर ओपन पोजीशन? हाँ, बिकॉज आई से आई विल ओनली ट्रेड इन दो स्टॉक्स वेयर आई अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टॉक। बिकॉज होगा क्या, हेजिंग कॉस्ट तो चली जाएगी और नुकसान फिर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उस रेंज में बंद हो गया तो हेज का थीटा 0 हो जाएगा और वहां आप फिर भी लॉस में रह जाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टॉक्स, यू कांट ऑपरेट इन 180 स्टॉक्स। तो मैं तो देखा भी नहीं कि मेरे कितने स्टॉक है। मैंने आज अपने टीम को पूछा, यार हम कितने स्टॉक में ट्रेड करते हैं? कहते सर हम 30-32 में ही करते हैं। तो 30-32 स्टॉक एक्चुअली बहुत रेलेवेंट बात कर रहे हैं सर ये, क्योंकि हम लोग का ये प्रोपेंसिटी रहता है और वो 30-35 स्टॉक का कैरेक्टर पता लग जाए ना। हाँ, और वो लास्ट 6 महीने का उनका OI वगैरह देख के, प्राइस एक्शन को देख के वो एक आइडिया लग जाता है कि इसमें ऑपरेटर किस तरह का इन्वॉल्व है, उसमें किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, उसमें किस तरह की बैड न्यूज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एज आई से एवरी स्टॉक ऑल्सो इज अ लाइव थिंग, उसकी भी अपनी आत्मा है, उसकी सोल है। एवरी कंपनी हैज अ सोल, गेट इनटू द सोल ऑफ दैट कंपनी। डोंट, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं यार हम तो मोमेंटम पे काम करते हैं, हमें नहीं पता है कंपनी करती क्या है। मैंने बहुत लोगों से बात सुना, यार हमें नहीं पता, ये तो ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट यूफोरिया में होती है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स ब्रेकिंग आउट। बट ब्रेकआउट कांट बी अ स्ट्रेटजी इफ द बैलेंस शीट इज बैड, बिकॉज आज ब्रेक अप किया है, वो उतनी तीव्र गति से ब्रेक डाउन करेगा इफ द बैलेंस शीट इज प्रॉब्लम। व्हेन टू मच ऑफ मनी इज चेजिंग टू लिटिल गुड्स, the price goes up. What is inflation? So breakout is nothing but inflation priced into a stock price. There is no breakout strategy. I think breakout is a foolishness. कि मार्केट जब बिल्कुल यूफोरिक 20,000 पे पहुंच गई तब तो हर स्टॉक ही ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि हर बंदा फोमोड है और फिर वो उसको स्ट्रेटजी बना के वो करते हैं। इन सम केसेस इट माइट वर्क, इट डजंट वर्क फॉर मी। it's a market anyway, so that's Because market is made by the collective wisdom of millions and millions of people. So some people only make money in breakout because they can get into a train and get out before the break out के बाद या break उसका opposite जो break down हो उससे पहले वो, I don't have that intelligence. So I would rather stick to Infosys, HCL, TCS, tons of stocks, वही जो 30-35 स्टॉक है, where I have understood, I have been doing the same thing quarter on quarter, day on day, month, not day on day, month on month, and I'm happy. And sometimes you are able to exit a trade even when the expiry for the, even when the next series has not started, because वो सही मोमेंट पे आपने ट्रेड ले लिया 40-45 दिन पहले, अगर आपको मिल गया ऑप्शन। बिकॉज इंडिया में ऑप्शंस की जो डेप्थ है बड़ी कम है, एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स, ऑप्शंस की डेप्थ ही नहीं है। आज आप अमेरिकन मार्केट में टेस्ला की 2024 की ऑप्शंस बेच सकते हो, 2025 की ऑप्शन बेच सकते हो, 2026 की भी शायद बेच सकते हो। इंडिया में आपको अक्टूबर से ज़्यादा की ऑप्शन,
स्टॉक में तो मिलेगी ही नहीं, सिर्फ इंडेक्स से मिलेगी. सो यू हैव टू फिगर आउट. अगर वो नहीं मिल रहा आपको अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, यू विल गेट योर ट्रेड सम अदर डे. Hello sir, I'm Mohit हाय मोहित. and I'm into option sellings. So I wanted to understand like whatever you said during this you are selling cash secured put, I believe. आई एम सेलिंग कैश सिक्योर्ड. Cash secured put. So will it be wise if that is running in loss? So instead of buying future or making a position in cash for same amount, you can roll over the same position to the next month. एब्सोल्युटली. आई विल गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल. एंड मेरे पास कुछ ट्रेड्स भी थे दिखाने के, मैं दिखा भी सकता हूँ अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. पर मैं आप एग्जाम्पल, क्योंकि यूर ऑल एक्सपीरियंस, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. इस राउंड से पहले रिलायंस एक बार पहले 2800 रुपये आया था. आया था. ठीक है. तो हमने एक एक थोड़ी अपनी कुछ अकाउंट्स हैं हमारे, फैमिली के अकाउंट्स और व्हाटएवर, हमने शायद 2500 रुपये की पुट बेची थी. और उससे मुझे याद नहीं 20 रुपये की बेची होगी, क्योंकि अगर वेल इन एडवांस बेच दो तो 20 की बेची होगी आप. वो रिलायंस गिरा, जो लास्ट फॉल आया था, वो ऑलमोस्ट 2300 तक आ गया. करेक्ट. तो जब 2500 वाला, एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, पर जब 2500 वाला डीप इन द मनी आ गया और वो लॉस पे आप खड़े हो, उस समय पे वो तो एफिशिएंटली प्राइस्ड हो गया. जो करंट एक्सपायरी का है उसकी प्राइसिंग तो एफिशिएंट होगी, लेकिन 2500 की जो पुट थी अगले मंथ की, उसमें अभी भी 20-25 रुपए थीटा था. करेक्ट. मैंने उसको रोल ओवर कर दिया, क्योंकि रिलायंस भी ऐसा नहीं है गिरता क्या, क्योंकि रिलायंस है आफ्टर ऑल. सो आई अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टॉक. मिस्टर अंबानी विल नेवर अलाउ हिज कंपनी टू बिकम 1500. So it's like understanding the personality of the stock or the promoter or everything behind it. तो मैंने उसको रोल ओवर किया और शायद 20, 25, 30 रुपए, काफ़ी थीटा था क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी. 30-35 रुपए वहाँ बन गए. फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर वो इतना नीचे आ गया, शायद एक ज़माने में फॉर सम टाइम इट केम टू 2300 इज वेल. राइट. तो आप 200 रुपए इन द मनी हो गए ना. तो उस समय फिर क्या हुआ कि थीटा बिल्डअप जीरो हो गया. अगले मंथ की भी जो ऑप्शंस थी वो एफिशिएंटली प्राइस थी. लेकिन आपने पोजीशन होल्ड रखी कि यार इट्स ए मिस्टर अंबानी स्टॉक, देयर इज नो नीड टू वरी, कि जितना पैसा दे रहे हो आप वापस, उतना मार्केट से वापस ले लो. तो ऑप्शन को आपने स्क्वायर ऑफ किया, उतना वापस ले लो. और अगर उतना नहीं मिल रहा फॉर सम रीजन, बिकॉज कई बार डीप इन द मनी ऑप्शन में स्लाइट डिस्काउंट हो जाता है, तो एक लॉट एक्स्ट्रा बेच दो ताकि वो भी कवर हो जाए. और जब वो भागा, because Mr. Mani would never allow his stock to remain at 2200 for a long period of time. We all know that. It had to come back, right? And it will not fall too much. So, एक बात बताइए, मिस्टर अंबानी को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो? हाँ, तो आई थिंक तो 1200-1300 रुपये बिक जाता है स्टॉक. मुश्किल है. क्या बात कर रहे हैं? मिस्टर, ये बिलीव है आपको? हाँ, मतलब रिलायंस भी एक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ तो है ना. और अगर, हाँ, एक और बात, चलो ठीक है, एक किसी को तो पता होगा कि कुछ गड़बड़ चल ठीक है, चलो हाइपोथेटिकली बीमारी हो रही है, हाइपोथेटिकली ब्लैक स्वॉन हो गया रिलायंस के साथ. हाँ, तो सो देन बुक योर लॉस एंड डोंट, इट शुड नॉट, बिकॉज आपके पास तो 30-35 पोजीशंस है. एक पोजीशन को इतना बड़ा मत करो कि उसको वो आपको तो कब लॉस gives you- करें? जैसे आपने सपोज बेच रखा, पुट बेच रखा है. अगर ब्लैक स्वॉन हो जाए, क्योंकि ब्लैक स्वॉन हुआ या नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम. हाँ, पर अगर बेच रखा और ब्लैक स्वॉन हो गया तो फिर लॉस जहां बुक करना है कर लो. अच्छा, फिर तो आपके ऊपर है ना कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कर लो बुक, नो प्रॉब्लम, या हम कहीं और से कमा लेंगे. नेवर फाइट योर फेट एंड नेवर फाइट अ स्टॉक. कि हम देखे हनुमान चालीसा चालू कर दिए कि ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक तो हो उस केस में लॉस बुक कर लो. एक स्टॉक वैसे एक खबर आई थी उनकी तबीयत खराब है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बीच में आई थी, पहले आई थी, टीवी में हमने भी सुना था. हाँ, टीवी में बोला गया था भाई, मैं अपने मन से नहीं निकाल रहा हूँ, टीवी में था, बोल दे रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो. लेकिन उस समय भी स्टॉक नहीं गिरा जब खबर आई थी. स्टॉक में कमजोरी थी स्टॉक में. लोग यही खबर निकाल रहे थे कि वो लंदन गए, बीमारी ट्रीटमेंट करा ली. हाँ, और नेक्स्ट जनरेशन से लोगों को मोटा मोटी होप नहीं है ज्यादा. करेक्ट. वो भी तो एक फैक्ट है. वो भी एक, हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन, दैट मार्केट इज प्रोबब्ली नॉट गिविंग वैल्यू टू द नेक्स्ट जनरेशन. पब्लिकली ट्रेडेड ओपिनियन है. हाँ, वो एक पब्लिकली ट्रेडेड ओपिनियन इसलिए है. वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये प्रोफेशनल हो जाए. करेक्ट. तो दैट ही इज वर्किंग एंड आई थिंक एट पर्सन ऑफ हिज लेवल एंड एग्जीक्यूशन ही हैज फिगर्ड इट आउट.
कहीं ना कहीं I have a belief. So it will be momentary. Same is the case with Infosys, or same is the case with a few other companies that I एक्चुअली वो 30-35 स्टॉक में जो काम करते हैं ना ऑप्शंस में, उसका पूरा कैरेक्टर नापा हुआ है. इसमें एक और एग्जांपल है. नाउ बजाज फाइनेंस इज अ सुपर एक्सपेंसिव स्टॉक, राइट? आई विल नेवर बाय बजाज फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस की हमने शायद कुछ कॉल्स भेज दी. मुझे लगा यार एवरी गुड प्राइस के पीपल आर एक्सपेक्टिंग के वो तो रॉकेट लग जाएगा, वो 10,000 क्रॉस हो जाएगा. तो हमने कुछ कॉल्स भेज दी. वो कॉल्स वेंट इनटू द मनी. ठीक है, क्योंकि वो वाकई में 200-400-500 रुपये हो गए. नो प्रॉब्लम. हमने 2-3 महीने तक वो रोल ओवर करते रहे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा. बजाज फाइनेंस में अगर आप आउट ऑफ द मतलब डीप इन द मनी कॉल बेचो, उसमें भी अच्छा खासा थीटा बिल्टअप हुआ होता है. बजाज फाइनेंस की कॉल काफी ज्यादा, मतलब 200-300 रुपये थीटा बिल्डअप हो जाता. मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई इज समबडी रेडी टू बाय अ कॉल फ्रॉम मी विच इज डीप इन द मनी विद 300 रुपीज एक्स्ट्रा थीटा. मैंने कहा तो ऑब्वियसली दैट गाय हैज सम कॉन्फिडेंस, तो हम उसके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे. हमने वो भेज दी. तो हम इस तरह रोल ओवर करते गए 1-2 महीने. समटाइम्स यू हैव टू बी इन अ ट्रेड फॉर. तो ऑप्शंस का जो है वो उसकी एनालॉजी है, ये चक्रव्यूह है. इफ यू लव व्हाट यू डू एंड यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ थ्रिल, then you can enter it, you can never exit, right? Because every month there is something or the other happening, a good trade, bad trade, you get stuck. So you need to. So, but if you have patience, I believe that you will be able to get out of every trade that you have entered that has gone wrong. You just cannot lose your patience unless there is a black swan. If there is a black swan, then we are all in jeopardy. If we are all in jeopardy, then we are all in the same boat. Which is fine as well, and that's the reason whatever loss you make in a black swan, you should be able to bear that loss. So can we consider this as a contra view? Like just earlier you said कि credit cards का use ज़्यादा बढ़ रहा है, finance लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो economy is hurting a little bit or something like that. So but on the other side you are saying that Bajaj Finance may not do well, it may come down. So is it a contrarian view, like yeah, in the sense कि अगर if everyone is over leveraging themselves, at some point there will be a uptick of non-performing assets. There will be stress in the economy. But it is good for Bajaj Finance or any finance company. It is good. Not really, because NPS can shoot up. I mean, if you remember history, and Bajaj Finance की तो largely unsecured book है, largely unsecured. And all the banks are taking great pride in increasing the size of their unsecured book, not the secured book, which means credit card, vehicle loan, right? Except for housing. And housing also has to have a margin of safety, because real estate can go boom, within 4 years it can double, and then for the next 15 years it can stay stagnant. So real estate में हम सब इसलिए बोलते हैं कि you will always make money, because you remain invested in it for the longest period of time. पर दुनिया में 4 ही एसेट क्लास है. रियल एस्टेट, विच अगर हिस्टोरिकली देखो उसका 5% कैगर है रियल एस्टेट का. हमें लगता है कि रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसा बना लिया, पर कैगर 5% है. और इंडिया में रेंटल यील्ड वी ऑल नो इज नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल ही है. ठीक है. दूसरा एसेट क्लास है गोल्ड, नहीं उससे नेक्स्ट वाला है बैंक एफडीज. सो 6-7%, बट दैट इज टैक्सेबल. or treasury bonds, right? Next asset class है gold and silver. Gold and silver is outperformed real estate and treasuries. If you actually see a long-term thing, and I'm a great believer in precious metals because it doesn't depreciate the way currency, the fiat currency depreciates. True. Right? So gold and silver has given a CAGR of 7-8%. If you remain over 30 years. Over 30 years, if you remained invested. Last 5 years में 12.5% है. हाँ मुझे मालूम है. बताइए. हाँ. निफ्टी का ETF 12.5 है, गोल्ड 12.5 है. करेक्ट. और हम लोग अपने घर के मेंबर लोग को बोलते हैं क्या गोल्ड में पैसा डालते हैं. करेक्ट. I think Indian housewives are the best investors. They beat every fund manager through and through, right? No doubt about it. So gold and silver, and then silver more now, because I'm reading a little bit more about it, because silver has 2 upward corrections to sort out. One is the historical gold-silver ratio, and the other is it has 2 personalities. It's a precious metal and it's an industrial metal. And lately,
if you're following the international silver market, you would realize that the withdrawal of physical silver from COMEX and London Metal Exchange is at 60-year high. People have started, banks, high net worth individuals have started taking delivery of silver like never before. So some upward tsunami is expected in silver one fine day. We'll wake up. Now it can be triggered by anything. It can be triggered by a severe dollar depreciation. It can be triggered by some sort of a war or whatever. But precious metals are just, so they are knocking the door of the proverbial breakout. So while they have historically given 7-8%, I believe going forward in the next 2-3 years, they could even double triple from here. तो नीचे का पुट बेचें वो भी हमसे बिल्कुल बिल्कुल बेच सकते हैं. ओके बट थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. एंड आई थिंक एंड द लास्ट एसेट क्लास इज द इक्विटी. तो इंडिया में इक्विटी 15% दे रही है, फॉरेन में इक्विटी मतलब डाउ जोन्स और अदर स्पाई जो उनका ETF है SPY, दैट्स गिविंग यू 10%. तो इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ कि मुझे अप स्विंग में इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं वेट करूंगा 2% डाउन डे का. जिस दिन 2% डाउन डे होगा उस दिन मैं 20% ऑफ अवेलेबल कैपिटल लगाऊंगा. जिस दिन 3% डाउन डे होगा उस दिन 30% लगाऊंगा और मैं वेट करता रहूंगा. एंड आई विल बिल्ड अ पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे अपनी एंड डेस्टिनेशन पे कल नहीं पहुंचना. मुझे 30 साल में जर्नी एंजॉय करते हुए पहुंचना है. तो बहुत मौके मिलेंगे, किस बात की जल्दी है. तो वेट करते रहो करेक्शंस का. अभी जो परसों करेक्शन आई, इफ यू फील दैट दिस वाज द लास्ट करेक्शन, यू कुड हैव nibbled a few stocks or nibbled the ETF or nibbled your favorite whatever. You could have done that. लेकिन हम निबल करते हैं जब हाई पे हो, फियर करते हैं जब लो पे हो. साइकोलॉजी. Absolutely. One is like, can we consider investing in such a way, like if I want to invest in 250 quantity of Reliance at 2,500, so it will take around 6,25,000 for me to invest, or I can sell 3 lot put of anything to 2450 or 2500, because I think कि Reliance 2500 से नीचे तो जाएगा, 2000 से नीचे तो जाएगा नहीं. Correct. और अगर मान लीजिए 2000 भी आ जाता है तो it will require 1,25,000 rupees each lot. Correct. So that will yield me more return. और अगर आप उसका डाउन साइड को मैनेज कर सकें विदाउट लूजिंग योर स्लीप, दैट इज अ फार बेटर स्ट्रैटेजी. बिकॉज फ्यूचर में थीटा भी नहीं मिल रहा आपको, थीटा डिके हो रहा है. जब आप पुट बेच रहे हैं ATM तो आपको या ATM या because that is more time if you are value. very bullish, sell deep in the money put. No, I am not bullish, I am not bearish. हाँ. My view is that it will not go below 2000 Correct. or 1900. हाँ. So in that case, I will require hardly 1.25 lakhs. Correct. That absolutely, that is a great strategy. So is it good to sell 3 lot puts instead of buying 250 in cash? 100% it is good if it comes down and you have the capacity to roll over and you have the margin to roll over. That's a better strategy. तो if I'm so supposing I also take a directional call, अब Infosys 1250 आ गया था, तो मुझे पता था कि एक ही दिन all it requires is one good quarter, one little good tailwind, वो 10% ऊपर भाग जाएगा. तो मैंने 1250 की पुट नहीं बेची, मैंने 1400 की पुट बेच दी और बिक गई, अवेलेबल थी. उसमें भी 20 रुपए थीटा मिल गया, क्योंकि वो मेरी डायरेक्शनल कॉल थी. बिकॉज आई एम बुलिश. बट जनरली मैं रहता हूं कि अपना जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है हेडेक फ्री, उसमें आप डायरेक्शनल रहो. बिकॉज यू कांट बी अ बुल और अ बियर ऑल द टाइम. फंडामेंटली ह्यूमन बींग्स हैव टू बी एन इटर्नल बुल, राइट? बिकॉज सोसाइटीज ग्रो, सोसाइटीज इवॉल्व, countries and economies evolve and they have evolved. अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर दी एंड है सबका. लेकिन जब तक वो ब्लैक स्वान नहीं हो रहा, then everyone is growing. So you have to be an eternal and perpetual bull. But in the short run, you can take a directional call, which anybody can. Like right now, I've taken a directional call that the market is a bit too overheated. We can see a huge, drawdown, or if not huge, definitely either it can linger here or it might not just shoot through the roof anymore. It's run a bit ahead of its fundamentals. लेकिन वो ध्यान रखिएगा रिलायंस का केस में योर स्लीप एंड स्लीप ऑफ मुकेश भाई इज कोरिलेटेड नाउ. यू हैव टू प्रे फॉर हिम आल्सो. So If you are still short. Second question is,
like you said, 2 to 3% returns is a decent return on a monthly basis. So how do you calculate that return 2 to 3%, like on available funds or on the trade taken or the amount that you have kept in cash in case it requires? मतलब टोटल कैपिटल पे 2-3% है कि पर ट्रेड पे है? नहीं, Like how do you manage this? Like you suppose if you have 10 lakhs or 20 lakhs or 50 lakhs, anything you have, so how will you take trade on that? Like तो देखिए, पहले मैं सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट यूज करता था बिकॉज आई एम नॉट टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी इवॉल्व्ड. तो यू हैव टू लिव विद योर शॉर्टकमिंग्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड लिविंग विद योर शॉर्टकमिंग्स यू मेंटली बिकम इवन मोर रोबस्ट. तो मैंने अंडरलाइंग पोर्टफोलियो को लेवरेज किया तो पता चल गया कि मेरे को इतना मार्जिन मिला. तो मार्जिन इज ऑल्सो कैपिटल, नो, बिकॉज इट कैन गेट इरोडेड. सो डोंट कंसिडर मार्जिन एज कि नहीं यार हमारी कैपिटल तो 100 है, मार्जिन हमें 600 मिल गया तो हम 100 पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. आप 600 पे करो या जो भी. तो मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन पोटेंशियल कैपिटल डिप्लॉयड पे ही कैलकुलेट होना चाहिए, बिकॉज रिस्क भी तो आपका उसी कैपिटल पे है. तो अगर आपके पास 10 lakhs का फंड है तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि आपको कितना वैल्यू का पुट या कोई भी ऑप्शन बेचना है कि जिसमें आपको इतना % रिटर्न्स आएगा. तो अब मान लो आपको किसी पे रिटर्न आता है 10,000 रुपये, जिस पे लगते हैं मान लो 1 लाख रुपए का मार्जिन, ठीक है, और आपको रिटर्न आ रहा है 10,000 रुपये, तो आप वो 10,000 रुपये 1 लाख के ऊपर देखोगे या फिर 10 लाख के ऊपर देखोगे? 10 लाख के ऊपर देखोगे, क्योंकि आप पहली बात तो एक ट्रेड नहीं लोगे. आप 10 लाख में, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगर एक एक लॉट ही बेच पा रहा हूं और मेरी 10 की कैपेसिटी है तो मैं एक ही स्टॉक के 10 लॉट ना कर लूं. फिर मैं वेट करता रहूंगा कि ये किया. एज आई सेड, आई कीप वेटिंग फॉर अ मिनिमम 2.5% अप और 2.5% डाउन डे इन एनी ऑफ माई loved stocks or research stocks or my portfolio stocks to even look whether there is an opportunity available or not. COD नहीं करना, compulsive obsessive disorder to trade. ये भी नशा है. मैंने देखा बहुत लोगों को, वो बैठ जाएंगे सुबह तैयार होकर 9:30 बजे. हम तो कई बार लॉग इन ही नहीं करते अकाउंट्स में, क्योंकि आजकल फोन में सबकी वॉच लिस्ट बनी हुई है. ठीक है, अगर आप कोई जनरल मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है और आपके सारे के सारे स्टॉक 1% अप या 1% डाउन है, तो इसका मतलब अब योर मनी इज वर्किंग फॉर यू. वो ट्रेड्स चल रहे हैं. अगर वो 2-2.5-3% सडनली कोई वेरिएशन आए तो फिर आप लॉग इन कर लो या अपने किसी कोलीग को बोल दे यार जरा देखो उसमें क्या हो रहा है. अच्छा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज करेंगे, ये स्प्रेड वो स्प्रेड, तो यूल गेट स्ट्रेस्ड. तो मी एंड माई कोलीग्स ऑल्सो spend a good amount of time together. We sit with each other. We are congruent to each other's trading philosophy and thinking philosophy. वो बड़ा ज़रूरी है. जब जैसे हमने क्लाइंट्स का अब 6 महीने से, so we might have missed a bus. And I'm happy to miss that bus because the market ran up, right? पिछले 3-4 महीने में जो हमारे क्लाइंट्स आए, मैंने उनको पहले बोल दिया था कि are you happy if I do not invest your money for the next 6 to 8 months? Because if you are not, and you're going to call me कि आपने लिक्विड फंड में पैसा रखा हुआ है और ये तो कुछ हो ही नहीं और मार्केट ऊपर भाग रही है, देन आई एम नॉट योर फंड मैनेजर, बिकॉज आई कांट बी फोमोड टू डिप्लॉय योर कैपिटल वेयर योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 10 to 15 years एज पर यू, कि मुझे म्यूचुअल फंड की तरह, अगर मैंने आज म्यूचुअल फंड्स आर कंपेल्ड, आज अगर आपने यूनिट खरीदा तो आई थिंक विद इन 24 hours दे हैव टू डिप्लॉय कैपिटल, राइट? I don't have that compulsion. I don't want to be in that compulsion. Because आज नहीं मिलेगा, कल मौका मिलेगा. कोई गलती प्यूटिन कर देगा या कोई गलती बाइडेन कर देगा या कहीं कुछ और हो जाएगा. कुछ ना कुछ चलता ही रह जा रहा है दुनिया में. You've been in the markets long enough. Every few weeks, suddenly कोई झटका लगेगा ही लगेगा. And at that time, you would get your opportunity. सही है. आगे बढ़ते हैं सर जी. हाँ, क्योंकि ये लोग को तो मौका देंगे तो चौका मारता रहेगा लोग. हाँ, तो ये एक छोटा सा मैंने इसी आज की शाम के लिए, आज की आफ्टरनून के लिए मैंने एक चार्ट बनवाया था कि हमने अगस्त 2022 से, मतलब एग्जैक्टली 1 year, राइट, अगस्त 2022 से जो ऑरेंज है वो है निफ्टी का मंथली मूवमेंट, कि इतने पॉइंट अप या इतने पॉइंट नीचे, और ये हमारा जो ब्लू वाला है ये है हमारी रिटर्न ऑन
आवर सिंपल हाइपर सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आप सब धुरंधर हैं और मैं हाइपर सिंप्लीफाइड बात कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या ट्रेडिंग कैसे कर रहा है। तो मैंने सोचा यार सिंस आई एम गोइंग टू सच अ accomplished organization, I should be able to pictorially kind of demonstrate what I have been doing. So जो मैं कर रहा हूं तो मैंने बता दिया। तो I have my entire trading capital और the margin available को मैंने 1 करोड़ में की रेशो के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके हिसाब से जो हमारी रिटर्न आई वो हमने बनाया। तो आप 3 जैसे 386 है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर लो तो वो रिटर्न आ गई। ठीक है, तो जिस महीने निफ्टी 601 पॉइंट अप था उस महीने हमने उतना पैसा नहीं कमाया पर 3.86% रिटर्न। ये कैसे आया? दिस इज बेसिकली शेयर उठा हुआ और कॉल बेच के? जी, खाली वही स्ट्रेटजी से? सिंपल। या खाली कॉल बेच के? नहीं समझा। खाली कॉल बेच के। अब क्योंकि ये पुराना ट्रेड है, आई माइट नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके ओके, right? But this is only options trading? This is only selling options. Okay, okay. Nothing else. In fact, कई बार गलती से S की जगह B दब जाए और वो उसमें गलती से पैसा बन भी जाए तो I start getting scared because you're running against time. So sometimes you end up buying an option by mistake. और पता चले वो ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, it still worries me because you're running against time and fighting time, which is called theta decay 24/7। रात को भी द डिके इज हैपनिंग। तो मैं कभी घर नहीं लेके जाता हूँ, मतलब गलती भी मैं फटाफट रिवर्स कर देता हूँ। आई डोंट गेट टू हैप्पी और एनामर्ड बाय दैट मिस्टेक ऑल्सो, इवन इफ दैट मिस्टेक इज राइट। सो अगेन आई एम आस्किंग यू दिस कि वो 30-35 स्टॉक के अंदर में कुछ स्टॉक्स में आपने कॉल बेचा होगा या पुट बेचा होगा, सो दिस ब्लू इज बेसिकली दैट रिटर्न, राइट? दैट इज राइट, ओके, दैट इज राइट। सो नेक्स्ट मंथ आई थिंक सितंबर 2022 में this was Nifty was down, Nifty was down by 665 points. We made 1.91% return. Then it was up 918 points. We made 3.66. So when you actually annualize it, Nifty gave about a 15% return during that time. And we had a cumulative return of 32%. And we took every trade home. We never lost our sleep, and we did not log in into our account every day. इसका ड्रॉडाउन आपने निकाला क्या बाय एनी चांस कि अल्टीमेटली हम जो बेच के रखे हैं उसमें मार्क टू मार्केट लॉस भी तो आ ही होगा कभी ना कभी? नहीं, ये क्यूमुलेटिव है। तो अगर मेरे से आप पूछें कि उस महीने में उस सारे बास्केट में क्या ड्रॉडाउन हुआ, आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू। हाँ, बट मतलब ये ठीक है, मतलब अभी नहीं है डेटा, बट मोटा मोटी रिटर्न तो हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, मार्केट को तो बीट कर ही सकते हैं। करेक्ट, बट कितना हमने रिस्क लिया वो रिटर्न जनरेट करने के लिए, वो भी एक क्वेश्चन आता है ना कि क्योंकि ऑप्शन बेच रहे हैं, करेक्ट, तो रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल, और हम तो स्टॉप लॉस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, तो ब्लैंक बेच रहे हैं हम तो कॉल और पुट। जी जी जी, बिकॉज इट इज अ रिस्की स्ट्रेटजी। and that's the reason why it is a very very diversified thing with every size, because if there is a black swan then definitely there is a problem, right? But if there is a black swan then even if you have a hedge you will not be able to get out of your position because trading ही बंद हो जाएगी जैसे हुई थी, right? Black swan में तो then you don't have an exit at all because trade ही होना बंद हो जाता है, there is nobody ready to buy। ये एक आम आदमी कर सकता है सब क्या? ये रिस्की है, कॉल ऊपर बेच देना, शेयर के अगेंस्ट बेचना ठीक है, बट ब्लैंक को। So some part of this when we are selling a call there's an underlying as well, there's an underlying as well. And supposing we know that we are holding a large position of in Infi or we are holding a large position of HCL, so you have to, as I said, you can't be greedy, you have to be far outer than the comfort level. So make sure that your ROI aspiration is as low as humanly possible. Because sometimes it is so easy you realize कि यार एक ही तो लॉट है और उसमें ROI तो आ रहा है ऑप्शन सेलिंग का 15%, हाउ इज इट पॉसिबल? इट वरीज मी। चलिए एक ना कोई लाइव ट्रेड देखते हैं जी, कोई स्टॉक जिसमें कुछ पोजीशन खड़ा हो, कोई ट्रेड ओपन। सो Bharti is a large part of our personal portfolio, client portfolio. So I understand that I have followed that stock for years, right? I also knew what were the bad times in Bharti. So there was a lot of negativity in Bharti, whereas it did not solicit.
बिकॉज कोविड हो या कुछ भी हो, जब तक दुनिया का ही एंड नहीं होगा, फर्स्टली इट्स अ वेल मैनेज्ड कंपनी, सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट? जितना मर्जी आप बात करेंगे ही फोन पे, अपना फोन कभी नहीं कटने देंगे, चाहे आपकी जॉब है या नहीं है, बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो भारती हैज अ मोट अराउंड इट, और बाकी इतने सारे ऑपरेटर्स आके चले गए। आई स्टिल कंसिडर विद ड्यू रिस्पेक्ट जियो नॉट सच ए रिलायबल सर्विस। मुझे ऐसा लगता है कि वहां अगर कस्टमर केयर में फोन करो, पता ही नहीं कि कौन फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। सो आई हैव अ फंडामेंटली बुलिश पोजिशन इन भारती, अ फंडामेंटली बुलिश पोजिशन इन भारती। सो आई would always either on a bad day sell a deep in the money put or a at the money put. Okay. Kyunki even if I have to, it comes down a little bit more, it will not collapse. I have that fundamental belief in Bharti. It has consistently gone up. So अभी थोड़े दिन पहले there was an upswing in the Bharti and I said यार ये it will not, because it's not a operated stock, it's a very large cap stock, it can't be easily operated, right? And Bharti is never used to stabilize the market or manipulate the market. There are handful of stocks which you all know कि यार आज मार्केट गिराना या उठाना है तो वही stocks up or down होते हैं. HDFC is one of them, ITC is another one, because people don't generally give deliveries of these stocks. Infi also sometimes can be used to easily manipulate because उनकी weightage बहुत है, पर भारती की बहुत ज़्यादा weightage भी नहीं है। तो भारती सडनली इट वॉज इंचिंग टूवर्ड्स 900, तो मुझे लगा यार मेरे पास अंडरलाइंग स्टॉक है बहुत, तो मैं 920 या 930 की मैंने कॉल एक दो बेच दी, ठीक है। अभी पिछले अपस्विंग में तो ये 18 रुपये 70 पैसे की बेची, अभी अगस्त शुरू ही हुआ है, ये 5.85 की रह गई। फिर जब वो वहाँ था तो मुझे लगा यार ये कितना नीचे आ जाएगा, तो मैंने 900 की डीप इन द मनी पुट भी बेच दी। 920 का कॉल बिका हुआ है, 900 का पुट भी बिका हुआ है। करेक्ट। फिर ये थोड़ा सा और नीचे आया, मैंने 890 की पुट भी बेच दी। बट आई न्यू दैट दिस ट्रेड इज इन माई कंट्रोल, कि अगर ये बाई चांस अब 850 आ जाए, क्योंकि दैट्स अ रिस्क, राइट? एवरीवन वुड आस्क, हाँ ये 800 नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, और अगर 850 आ गया तो मैं जो 900 वाली है वो 50 रुपए में स्क्वायर ऑफ करके 900 वाली ही 60 रुपए में बेच दूंगा। वो 1 महीने नहीं 2 महीने में वापस चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस महीने मेरा even if we don't make money in this particular trade in this one, we are okay with it थोड़ा सा। So you have to know the character of your stock, you can't just be jumpy all the time with your stocks। समझ गया, घोट के पिया हुआ है ये स्टॉक आपको, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा इनके आरपूस। हाँ, तो and suddenly it's up 2% today, so because the results were good। Jio is struggling to cross an ARPU of 132। अब तो 2 ही ऑपरेटर रह गए इंडिया में। Jio is struggling to cross an ARPU of 130, 135। They have in 1 month or 1 quarter, their ARPUs have jumped from 190 to 200। That's a huge jump. Look at the millions of subscribers. That's a huge jump in ARPU। So this, from my perspective, I would still be very careful in selling calls in this, because the day this gets re-rated, it can go dramatically up। But because markets were at super peak, too much of euphoria was there, मैंने कहा यार too much of good news is priced in, so I thought 920 should be okay at least for this month। If you ask me whether I would do 920 next month, no, the answer is no, because now the good news is there and I would want to get out of this trade, because Bharti can go to 1000 now, because even large cap stocks sometimes get re-rated। तो आप क्या करोगे, ये 920 का कॉल स्क्वायर अप कर लो। ये तो कर लेंगे नहीं पर आज नहीं किए, क्योंकि आज गुड रिजल्ट के बाद भी दिस इज नॉट बिल्ट, दिस इज स्टिल लूजिंग थीटा। ओह अच्छा, वो थीटा का फायदा उठा रहे हैं, दिस स्टिल लूजिंग। और आज की अगर गुड न्यूज बेक्ड इन है तो कल को तो ये वही होगा ना। बहुत हंच है ये, इट इज वेरी हंच वाला ट्रेड स्टाइल, कि लग रहा है कि ये हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो, हंच नहीं है, because if you are understanding your trade or you understanding your company, this is not a hunch, you know where the company is headed, how bad it can go or how good it can go। Bharti can't get a ARPU or its EBITDA double overnight because they can't juggle their balance sheet, right? पर आप बोले ना 1000 हो जाएगा, नहीं वो तो ऑपरेटर ड्रिवन हो तो हो भी सकता है, हो सकता हाँ, पर उनकी EBITDA डबल नहीं हो सकता,
पॉलीकैब का बिट्टा डबल हो सकता है 3 टाइम्स. हाँ, हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस. भारती का बिट्टा डबल नहीं होगा. भारती का आरपू डबल नहीं हो सकता. बहुत अच्छे क्वार्टर में 5-7 रुपए बढ़ जाएगा. अगर कोई विंडफॉल क्वार्टर हो तो हो सकता है 10 रुपए बढ़ जाए. इसका पी रेटिंग कभी नहीं हो सकता है स्टॉक का. तो आपको पता है कि बिकॉज करेक्ट 900 का एफिशिएंट स्टॉक है, बहुत एफिशिएंट स्टॉक है. 900 का 1500 नहीं होगा ये. एब्सोल्युटली. तो उसके लिए ऑप्शंस को अलग तरीके से खेलना होगा. एंड यू प्रेफर ऑन दो 30-35 स्टॉक्स करेक्ट. जिनका आपको पता हो कि भैया कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा. कोई एक और स्टॉक बिफोर वी एंड दिस वीडियो. ये होता है रैंडम रिकॉर्डिंग हाँ, कि पता ही नहीं था हमको देखने को मिलेगा और मैंने निकलवा दिया. ग्रैन्यूल्स है. अब इसमें मेरा सिर्फ 6,33,000 का मार्जिन लगा है इस पोजीशन में और मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 75,400. मेरी दिस वाज नॉट माय टारगेट. आई वुड हैव बीन हैप्पी कि अगर ये 6 लाख के उस पे 10-12 हज़ार ही आता. दैट्स ऑल्सो 2% राइट. या 15,000 20,000 वो तो ट्रेड ऐसे बिल्डअप हो गया. तो ग्रैन्यूल्स में जिस दिन एक डाउन स्विंग आया बिकॉज फार्मा इज गेटिंग अपरेटेड री रेटेड. ठीक है. ग्रैन्यूल्स हैज बीन मार्केट अंडर परफॉर्मर. it is not breaking a certain level at all, right? You're watching it even in a bad market day. During the previous down cycle it did not break 390 290. Yeah, it did not break 290 when all the bad news was there in the thing, right? तो मुझे लगा एंड ग्रैन्यूल्स का जो बिजनेस मॉडल है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. क्रोसिन बनाते हैं, सिर्फ पैरासीटामोल बना रहे हैं वो. ठीक है. तो उनमें कोई ऐसा रेगुलेटरी रिस्क नहीं है कि अमेरिका का कोई FDA रूल आ गया या ये आ गया या 10% नीचे बुखार होता जा रहा है, लोग क्रोसिन खाते जा रहे हैं. ठीक है. तो मुझे ग्रैन्यूल्स में डाउन साइड कम लगता है एंड आई एम हैप्पी टू बी ए शेयर होल्डर इन दिस स्टॉक. तो मैं इसमें काफ़ी महीनों से 290 की मैंने पुट बेची, फिर 300 की बेची, फिर 310 की बेची, फिर 320 की बेची. तो अभी भी बिकॉज आई थिंक volatility is high, VIX is high, so there is no decay happening. But the graph shows that my position is, I'm very comfortable with the position. 365 की भी मैंने कॉल बेची भी है. वो उस समय बेची थी जब थोड़े दिन पहले there was a bit of an upsurge. So I knew that granules can't sell double the Crocin. And suddenly nothing can happen in this company. कि उन्होंने कोई आविष्कार कर लिया. और अगर for some reason ये 400 हो भी गया and I get into trouble, then at that point of time I will decide rather than losing sleep because it's fell within my circle of risk management or ability to take a marginal loss in this position. It's fine. And the fact that you know कि मुझे 2% additional return ही generate करना है, it gives you comfort to trade in such a way. लेकिन हम लोग के जो कई लोग हैं जिनको 5% रिटर्न जनरेट करना है, उनको फिर अलग कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, अलग तरह का ट्रेड करना. करेक्ट. And everyone still says कि I'm very happy with 2% because 2% तो बहुत होता है रिटर्न. 24% per year if you can maintain and compound consistently. I mean, I do not think anybody on this planet really needs more than that. And this is not our main work. ये तो क्योंकि there are so many traders here and all, we don't spend more than 5% of our time on our trades. The rest we invest and we research and we speak to our clients and we manage their wealth and that's what we do for a living. We don't trade for a living. सही है. तो जो पार्ट टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिंग मेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब एक स्वीटनर है. करेक्ट. Absolutely. 5-10 स्टॉक आइडेंटिफाई करो, उसमें लगे रहो और थोड़ा बहुत. And do not increase your trade book or the number of or the menu card of your stocks. Just fall in love with your stocks so that you know them very well. Got it. मज़ा आया. पता है 2 घंटा हो गए. Is it? 2 घंटे ज़्यादा हो गए. अमेजिंग. बहुत मज़ा आया. लवली कंटेंट, लवली लर्निंग्स एंड आई एम श्योर अलग अलग डायमेंशंस है जो देख रहे हैं. आई एम श्योर दे आर मेकिंग नोट्स एंड बनाया है तो नोट्स कमेंट में भी डालिएगा ताकि हम लोग देख सकें आप कितना सीरियसली देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं. तो इट वाज फन. मनु, थैंक यू सो मच. Vivek, what a pleasure and an honor. Thank you very much. I think I've been able to take maximum from you. Is that right? इसके पहले कभी आपने दिया इतना? नहीं ऐसा आपने. It was good fun. It's a good opportunity and great questions, you know, Yeah. because but honestly, you can give me a feedback. You don't need to take my word as gospel truth.
If you think there's something wrong in what I'm doing, I would love to hear that from you. Yes, so they will give you feedback offline, and I'll also ask my learners to give feedback online in the comment window. But I think, frankly speaking, if you ask me, it's pretty scientific what you're doing. So it's very, very good learning. जिसको समझ में आएगा वो अपने आप इस लर्निंग से कुछ ना कुछ लेके पैसा बना लेगा. Thank you, Manu. Thank you very much. Video. और thank you दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और thank you all the learners for coming here. Let's give a round of applause for all of us. Thank you very much. You know, we have invested our precious time, all of us, to create amazing content for our online learners. Thank you. So let's congratulate all of us to spend or invest this time. ओके, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक फिर से रुकने के लिए. अपने आप को शाबाशी दीजिए, बिकॉज यू रियली मीन टू डू बिजनेस इन दिस लवली मार्केट्स. और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और कुछ कमेंट लिख सकते हैं तो कमेंट लिखिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज ये सब कंटेंट हर कोई नहीं रिकॉर्ड कर सकता, हर किसी को बस का नहीं है ये कंटेंट को रिकॉर्ड करना, इस तरह से गेस्ट को बुलाना, उनसे राइट क्वेश्चंस पूछना और ये पूरा अरेंज करना. तो अगर पसंद आए तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.